अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर के? ठीक ठाक। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, तो हम अपने सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आज जो हमारा सेशन है वो कंटेंट का लास्ट सेशन है। तो आज के सेशन में हम जितना भी कंटेंट है, जो हमारा प्रोडक्ट रिसर्च से स्टार्ट हुआ, फिर सोर्सिंग एंड फिर प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक और अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट, तो ये जितनी भी चारों मॉड्यूल्स थी उनका कंटेंट आज जो है हमारा सेशन वो लास्ट। तो आज के सेशन में हम मेनली जो है वो रिकॉन्सिलिएशन को डिस्कस करेंगे कि एफडीए शिपमेंट्स की रिकॉन्सिलिएशन क्या होती है, वो कैसे करते हैं और वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए उस चीज़ को मैनेज करना और मॉनिटर करना। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और कल का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम अपनी सारी की सारी मॉड्यूल जो हैं वो रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, और वो भी क्वेश्चन बेस्ड होगा। आप क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा, तो फिर उसकी बेस पे जो है वो हमारा कोर्स का जो है कंटेंट जो कवर होगा। फिर जो नेक्स्ट वीक में जो हमारे 2 सेशन होंगे उसमें हम एक दूसरे के साथ करियर के प्लान्स की डिस्कशन करेंगे, मोटिवेशन पे बात करेंगे और फ्रीलांसिंग पे बात करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन मैं लीड करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पीछे अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट में प्रोडक्ट लिस्टिंग में, प्रोडक्ट अप्रूवल में, या कोई भी प्लान ऑफ एक्शन में, या प्राइसिंग की ऑटोमेशन में, या प्राइसिंग के डिफरेंट सिनेरियोज में कोई भी क्वेश्चन है आपको तो आप प्लीज़ क्वेश्चन करें, आगे फिर हम अपने टॉपिक की तरफ जाएँ और उस पर डिस्कशन। जी, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? अच्छा, तो क्वेश्चंस अगर आपके कोई हैं कि आपने वीडियो भी देखी होगी, पहले बताएं किस किस ने वीडियो देखी है। जी सर, देखिए। जी सब देखी हुई। ठीक है, तो इस वीडियो के रिलेटेड या पिछली किसी भी वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है प्रोडक्ट की लिस्टिंग के रिलेटेड, उसके अप्रूवल के रिलेटेड, या पिछले सेशन में मैंने आपको कुछ टिप्स दी उस पर आपने कोई काम किया हो, तो प्लीज़ हम इसको मतलब एक क्रॉस डिस्कशन करेंगे और इंटरेक्टिव रखेंगे। तो प्लीज़ जो है आप क्वेश्चन करें अपने। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? You are too strong. जी दो सिनेरियोज थे कि अगर हमारी हमने जो शिपमेंट भेजी है, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर वो अमेजोन रिसीव करे और हमें शो करे कि उसने ज़्यादा रिसीव किया है, जितना हमने भेजा है उससे ज़्यादा, तो उस केस में वो क्या करेगा? मतलब वो हमें पैसे देगा या वो उन यूनिट्स को वापस ले लेगा? क्या करेगा? इसमें मल्टीपल 3 ऑप्शन होती हैं कि 3 चीज़ें हो सकती हैं कि क्या हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अमेजोन ने रिसीव किए अगले दिन आए वो उसमें माइनस कर दिया, क्योंकि अमेजोन किसी भी शिपमेंट में से 9 महीने जो है वो यूनिट्स को मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो 80% चांसेस तो यही होते हैं कि आज आपके यूनिट ज़्यादा रिसीव हुए, कल या परसों या 2-3 दिन बाद अमेजोन को माइनस कर दिया। या दूसरी ऑप्शन ये है कि वो सप्लायर ने ही ज़्यादा भेज दिया, मतलब कि गलती से कि आपने 500 की शिपमेंट भेजी, सप्लायर ने 510 यूनिट भेज दी और अमेजोन ने भी 510 भेज दी। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है। तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि अमेजोन से गलती भी हो सकती है कि कोई लेबल अमेजोन ने ज़्यादा दफ़ा स्कैन कर दिया हो। तो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अमेजोन ने हमारे यूनिट रिसीव किए, ज़्यादा रिसीव कर दिए, हमने एक्चुअली ज़्यादा नहीं बेचे और वो हमने बेच भी दिए ज़्यादा, मतलब कि वो हमारे पास आए और हमने ज़्यादा बेच भी दिए। तो ऐसा सिनेरियो होता है, उसमें अमेजोन कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि
हमें ज़्यादा रिसीव हुए और हमने वो ज़्यादा बेच दिए। तो 80% चांसेस ये होते हैं कि अमेज़न उनको रिमूव कर देगा। 10% चांसेस ये होते हैं कि सप्लायर ने वो ज़्यादा बेच दिए होंगे। और 10% ये चांसेस होते हैं कि वो अमेज़न की गलती हो और हम उन ज़्यादा यूनिट को बेच भी दें। कुछ केसेस में तो ऐसा भी हो जाता है कि कोई एक ऐसी शिपमेंट जो डिलीटेड है, मतलब कि हमने कोई ऐसी शिपमेंट बनाई, मतलब कि इसको आपने सिर्फ समझना है कि अमेज़न गलतियाँ कर सकता है। आपने इस चीज़ को प्रोसेस नहीं समझना, लेकिन आपने ये समझना है कि अमेज़न इस लेवल की गलतियाँ भी कर सकता है। कि आपने शिपमेंट बनाई जिसको डिलीट कर दिया और सप्लायर ने भेजी नहीं, तो 2-3 महीने के बाद, इवन कि 5 महीने बाद भी अमेज़न ने उसके यूनिट रिसीव कर दिए। आप अपने सप्लायर से वेरीफाई करते हैं, आप अपनी प्रोक्योरमेंट देखते हैं, यार मैंने तो भेजे ही नहीं, तो ये अमेज़न ने क्यों रिसीव कर दिया? तो उसके लिए फिर सबसे बेस्ट सिनेरियो ये होता है कि अमेज़न ने किसी जो एक्चुअल शिपमेंट आपने भेजी थी उसकी जगह उसने इस डिलीटेड शिपमेंट में रिसीव कर दी। तो फिर आप जो वो एक्चुअल शिपमेंट होती है उसको भी आप मॉनिटर करते हो और फिर इस शिपमेंट को भी मॉनिटर करते हो। मेन आपका पर्पज़ ये होता है कि जो असल जितने नंबर ऑफ यूनिट आपने भेजे हुए हैं ना, अमेज़न ने उतने ही रिसीव कर किए हैं। ज़्यादा के लिए हमने नहीं जाना, कम के लिए भी हमने नहीं जाना। हमने ये इंश्योर करना है कि हमने अगर 500 यूनिट भेजे तो अमेज़न भी 500 यूनिट रिसीव कर बस। उसके लिए फिर हम ना मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, जिस तरह अभी एक सिनेरियो आया कि एक डिलीटेड शिपमेंट में अमेज़न ने 500 रिसीव कर लिए और एक्चुअल शिपमेंट हमारी 500 यूनिट की भेजी भी है हमने, वो डिलीवर भी हो गई और उस पे अभी तक अमेज़न ने रिसीव नहीं की। तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि अमेज़न ने जो हमारे एक्चुअल यूनिट थे शिपमेंट वाले वो डिलीटेड में रिसीव कर दिए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको एज इट इज़ नहीं रहने देंगे या ठीक है एडजस्ट हो गया, नहीं, क्योंकि जो डिलीटेड शिपमेंट वाले यूनिट्स हैं वो अमेज़न कभी भी रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अमेज़न के साथ केस करेंगे, हम अमेज़न को कहेंगे कि यार ये वाली आपकी शिपमेंट देखो डिलीवर हुई है, इस पे अभी तक यूनिट रिसीव नहीं हो रहे। तो फिर अमेज़न अपने एंड पे करेगा कि यार हाँ, आपकी उस एक डिलीटेड शिपमेंट में 500 यूनिट रिसीव हो गए, आप इसके साथ एडजस्ट कर, ये इस शिपमेंट के साथ वो यूनिट एडजस्ट हो। हम अपने आप से सपोज नहीं करेंगे, हमने अमेज़न के साथ केस करके उससे करवाना है। तो मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। ओके। और एक और बात थी कि जैसे वीडियो में बता रहे थे कि हम तो मल्टीपल यूनिट्स एक ही मास्टर बॉक्स में पैक करके भिजवाते हैं और लेबल जो है मास्टर बॉक्स में लगती है। तो वो जो कह रहे थे कि इंडिविजुअल यूनिट्स की स्कैनिंग होगी, वो फिर कैसे होगी? स्कैन तो लेबल को किया जाता है ना? बिल्कुल हमें ये समझना है कि कितने टाइप्स के लेबल होते हैं। आपको याद होगा कि जब हम शिपमेंट प्रिपेयर कर रहे थे तो जब हम कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे थे तो उसमें अमेज़न पूछता है कि हू लेबल, अमेज़न बारकोड और मैन्युफैक्चर बारकोड। तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर बारकोड। अगर हम मैन्युफैक्चर बारकोड सेलेक्ट कर देते हैं यार इस प्रोडक्ट पे वो मैन्युफैक्चर बारकोड है, तो हमें फिर अमेज़न से वो इंडिविजुअल लेबल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी तो प्रोडक्ट ब्रांडेड है। अमेज़न के पास जब वो शिपमेंट जाती है तो जो प्रोडक्ट के डब्बे के ऊपर बारकोड होता है, जो उसके मैन्युफैक्चरर ने लगाया होता है, वो स्कैन होता है। जो मास्टर कार्टून के ऊपर लेबल लगता है वो वाला एफडीए शिपमेंट का लेबल लगता है, वो ठीक है। बारकोड लेबल नहीं लगता। अच्छा, ठीक। थैंक यू। ठीक है। तो कोई और क्वेश्चंस करें आप प्लीज, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए आप। जी जी। टॉपिक है वो तो प्रोक्योरमेंट के हवाले से क्योंकि शिपमेंट जो है हम मोस्टली प्रोक्योरमेंट में करते हैं। देखें इसमें एफडीए शिपमेंट का एक पूरा प्रोसेस है, क्रिएशन से लेके क्लोजिंग तक। जो प्रोक्योरमेंट वाले हैं ना उनकी जिम्मेदारी है अमेज़न के वेयर हाउस पे डिलीवर कराने तक। कोई भी डब्बा अमेज़न से उन्होंने सप्लायर से भेजा और अमेज़न के पास डिलीवर हुआ, फिर प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी खत्म। फिर डिलीवर होने से उसको रिसीव कराना और उसको क्लोज कराना अमेज़न अकाउंट्स की जिम्मेदारी है। तो हमने जो आज देखना है शिपमेंट्स का, वो हमने शिपमेंट क्रिएशन में देखना, हमने शिपमेंट की रिकॉन्सिलिएशन देखी कि हम मतलब कि एक एवरी शिपमेंट बनती है उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। उसमें प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी है, उसमें लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी है, फिर उसमें अमेज़न अकाउंट्स की जिम्मेदारी
रही है कि उन्होंने ये भी इंश्योर कराना है कि डब्बा सिर्फ डिलीवर नहीं हो रहा बल्कि अमेजोन उसको रिसीव करके हमारी इन्वेंट्री में भी शो कर रहा है। अभी मुमकिन है कि यूनिट डिलीवर हुआ हो, डब्बा डिलीवर्ड है, फेडेक्स कह रहे डिलीवर्ड है, लेकिन अमेजोन कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, अभी तक तो शिफ्ट है, मुझे मिला ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे? फिर तो हमें इंश्योर कराना है ये। और यही मेन चीज़ है, क्योंकि मैं आप इधर एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि एक जो यूनिट है वो है $110 का, और आप पर यूनिट बेच रहे हैं, पर यूनिट जो कमा रहे हैं वो $2। तो आपका एक यूनिट अमेजोन घुमा देता है, मतलब कि आपका डिलीवर हुआ, आपने 50 यूनिट भेजे, अमेजोन ने 49 रिसीव किए, एक का आपने पता नहीं किया। तो उसका लॉस कितना है? उसका लॉस है कि 5 यूनिट की सेल, और 5 यूनिट को सेल करने के लिए आप $10 लगाने पड़ेंगे, $50 लगा के फिर आप $10 कमाएंगे, मतलब कि $50 तो 5 यूनिट की सेल का वो लॉस है, एक यूनिट के $10। तो एक एक यूनिट को रिकंसाइल कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपने समझना। क्लियर 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 हुआ है? जी सर, सर मैं एक बात और पूछनी थी कि अगर लेट सपोज एक यूनिट आपका लॉस हो गया अमेज़न की तरफ से, तो वो आपको कॉस्ट वापस तो कर देता है, लेकिन जो हमारा शिपमेंट का कॉस्ट होता है वो भी पे करेंगे कि नहीं? नहीं, शिपमेंट कॉस्ट तो पे होगी। शिपमेंट कॉस्ट तो वो तो डिलीवर हो चुका है ना डब्बा, तो वो तो शिपिंग कंपनी ने तो अपना काम कर दिया। अभी अमेजोन भी इनकम तब तक नहीं करेगा जब तक हम उसे केस नहीं करेंगे। अमेजोन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिइंबर्स सिर्फ वो करेगा जो वेयर हाउस में डैमेज होंगे, जो आगे पीछे करके डैमेज हो गया वो कर देगा। जो इनबाउंड लॉस है, मतलब कि जो शिपमेंट अमेजोन को पहुंची और पूंजी कोई दूसरी, तो वो अमेजोन खुद खुद ब खुद रिइंबर्स नहीं करेगा, वो हमें केस करना पड़ेगा। और उसका भी 9 महीने का टाइम है, मतलब कि 9 महीने के अंदर अंदर अगर हम केस कर लेंगे वेल एंड गुड, अदरवाइज अमेजोन हमें रिइंबर्स नहीं करेगा। कोई और क्वेश्चन करें आप प्लीज। 20 पार्टिसिपेंट और क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी मैम। सर जैसे वीडियो में हमें एक एग्जांपल के तौर पर दिखाया था कि कोई इन्वेंट्री जैसे पता नहीं किसी मंथ में उन्होंने ये सेंड की, उसके बाद फिर वो प्रोसेस में था, फिर कब वो रिसीव हुआ, फिर कब वो क्लोज हुआ। तो जब हमने वो ड्यूरेशन देखी तो तकरीबन 2 महीने थी। तो क्या हर शिपमेंट के लिए इतना टाइम लगता है? ये बहुत ज़्यादा नहीं है? जैसे हम तो मंथली अपना देखते हैं कि कितने यूनिट्स हमें चाहिए, हम कितना प्रोक्योर करें ताकि इन स्टॉक रहे। जी मैम, कुछ केसेस में ये 1 वीक के अंदर अंदर भी हो जाता है, कुछ केसेस में ये 2 महीने तक भी चले जाते हैं। तो दैट्स वाई जो अमेजोन है उसने अपने 9 महीने का कैप रखा है। वो कहता है कि 9 महीने लग सकते हैं एक शिपमेंट को प्रोसेस में रहने में। तो हम क्या कर सकते हैं अपने एंड से कि यार डिलेज ना आए, तो हम ये कर सकते हैं कि हम अमेजोन की पॉलिसीज पे कंप्लाई करें, हम डब्बों पे लेबल सही लगाएं, हम शिपमेंट कंपनी अच्छी यूज़ करें, हम उसके रेट ठीक रखें, तो ताकि प्रोसेसिंग में टाइम ना लगे। अदरवाइज अमेजोन जो है वो डिले करता है। और क्लोज का भी मतलब ये नहीं है कि ये फाइनल फाइनल स्टेज है। कोई शिपमेंट क्लोज होगी इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब हम बिजी हो गए। क्लोज शिपमेंट में भी अमेजोन यूनिट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो हमने अपनी जो एक रिसीव्ड इन्वेंट्री रिपोर्ट होती है, एफ रिपोर्ट्स में रिसीव्ड इन्वेंट्री रिपोर्ट, रोजाना कौन से यूनिट रिसीव हो रहे हैं, तो उसमें हमने रोजाना देखना होता है। तो उसमें किसी शिपमेंट के अगर माइनस हो रहे हैं तो वो भी शो हो रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ स्नैरियो देखिए कि एक शिपमेंट आपने देखी 500 यूनिट, पहले दिन रिसीव हुए 100, अगले दिन आए 50 और रिसीव हो गए, उसके अगले दिन आए 30 और रिसीव हो गए, उसके अगले दिन आए 50 माइनस हो गए। तो ये माइनस भी हो सकता है। तो हमें डेली बेस पे अपनी रिसीव इन्वेंट्री को अपडेट करना होता है और उसको देखना होता है और मॉनिटर करना होता है। तो अगर मैं कोई चीज़ कहूँ कि अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एक प्राइसिंग है और दूसरा
शिपमेंट की रिकॉन्सिलिएशन, क्योंकि डायरेक्टली ये हमारे बिजनेस को हिट कर रहा हो, क्योंकि हमारे यूनिट्स अगर घूमेंगे, हमने ये इंश्योर करना है कि जितने यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं उतने यूनिट जो है वो अमेजोन पे रिसीव भी हो रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको अमेजोन की पॉलिसीज पता हो। लास्ट टाइम में मैंने उनको बोला था कि एफडी पॉलिसीज आपको हर चीज़ उसमें आप लॉस्ट इन्वेंट्री की भी, रीइंबर्समेंट की भी पॉलिसी है। लॉस्ट इन्वेंट्री की 30 दिन की है, रीइंबर्समेंट भी वो करता है कि जो उसकी सेलिंग प्राइस होती है उसकी इक्विवेलेंट करता है, तो आपकी सेलिंग हिस्ट्री देख के। तो ये सारी पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए, फिर ही आप जो है अमेजोन से एक सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, अ, क्लियर हो? जी, जी सर। तो इस सिलसिले में अगर हम ये प्रैक्टिस करें कि किसी एक सप्लायर पे या किसी एक शिपमेंट में रिलाय ना करें, मतलब जितना भी हमने ऑर्डर करवाना है वो 2 शिपमेंट में करें, तो ये अच्छा है कि अगर एक डिले में चला भी जाए तो दूसरा पहुँच जाए? बिल्कुल मैम, इसमें ना ये फोरकास्टिंग होती है, इन्वेंट्री फोरकास्टिंग। तो उसमें हम एक बफर स्टॉक रखते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि हमने आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना। जितने भी अनएक्सपेक्टेड डिलेज हैं जो अमेजोन इन्वेंट्री लॉस कर देता है या शिपमेंट में कोई डिले आ जाता है या सप्लायर की तरफ से कोई लीड टाइम आ जाता है, तो वो हम एक बफर स्टॉक में टेम रखते हैं कि यार 1 महीने की इन्वेंट्री हमारे पास हर वक्त अवेलेबल रहनी चाहिए, क्योंकि 1 महीने का हमारे पास डिले भी आ सकता है। तो फिर इस तरह हमने ना एक वो चेक पॉइंट डेली बेसिस पे वो फोरकास्टिंग हो रही होती है, डेली सेल्स देखते हैं, यार इसकी सेल्स कितनी है। फिर हम कहते हैं कि यार इसका हमारा बफर स्टॉक कितना है, यार इस पे सप्लायर कितना डिले करता है, मतलब कितना डिले कर देता है, तो 30 दिन का स्टॉक हमने हर वक्त रखना है। तो फिर हम इसी तरह ना मतलब कि हम अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे होते हैं। मेन मकसद हमारा ये होता है कि हमने आउट ऑफ स्टॉक नहीं। ओके सर, थैंक यू। तो कोई और क्वेश्चंस? मोहम्मद अब्दुल, हसान है, हुज़ैफ़ा है, रिजवान है। मेरा भी एक क्वेश्चन था। जी जी। ये रिकंसिलेशन का जो कह रहा था, मोड ऑफ टाइम जो है विद इन फ्रेमवर्क जो होता है वो 15 डेज के अंदर रिफंड पॉलिसी होती है, लेकिन मैं यूजुअली टाइम इसमें जो बता रहे 16 से 30 डेज और अपॉन 16 डेज तक भी हो सकता है पॉसिबल इन्वेंट्री जो रिकंसाइल होती है। ये इसका डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। वीडियो में 15 डेज बता रहा था, तो सम सिनेरियोज में ना वो 16 से 30 डेज भी ले लेते हैं और 16 डेज भी ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, इस पे ना अमेज़न की सबसे पहले आपको एक पॉलिसी पता होना चाहिए, लॉस इन्वेंट्री। रिकंसिलिएशन को छोड़ के हम पहले देख लेते हैं कि उसकी लॉस शिपमेंट की क्या पॉलिसी है। वो है कि 30 दिन। कोई शिपमेंट जो 30 दिन से अपडेट नहीं हो रही तो वो कंसिडर है लॉस है। और फिर अमेज़न की यही है, वो देखता है कि यार किसी वेयर हाउस में कितना रश है, इस बंदे का एरर रेट क्या है, तो उस पे वो आपको डिले करता है। लेकिन आपने एक चीज़ करनी है कि यार कभी कभार अमेज़न जो होता है वो 40 दिन की भी डेट दे रहा होता है आपको कि यार 40 दिन के बाद ये एलिजिबल होगा, कभी वो 15 दिन की डेट दे रहा होता है, कभी वो 30 दिन की। हमने क्या करना, हमने 30 दिन से ज़्यादा वेट नहीं करना। 30 दिन हुए, हमने जाके वो देखा रिकॉन्साइल टैब में, अगर वो रिकॉन्साइल टैब हमें नहीं दे रहा, सर्च करें 20 जुलाई को एक शिपमेंट डिलीवर हुई और आज है 20 अगस्त, 30 दिन हो गए हैं और अमेज़न ने रिसीव नहीं किया। आप रिकॉन्साइल में जाते हैं और अमेज़न उधर कहता है कि 24 अगस्त को आओ, तो आप उधर मैनुअल केस करते हैं अमेज़न। अगर आपको वो पॉलिसी नहीं पता होगी तो आप कहेंगे यार अच्छा मैं 4 दिन बाद आऊँ। अगर आपको पॉलिसी पता होगी आप अमेज़न का मैनुअल केस करेंगे, आप कहेंगे यार ये 30 दिन है लॉस, मतलब कि ये पॉलिसी है आपकी, आप मुझे कैसे 4 दिन ज़्यादा दे रहे हो, मेरे बिजनेस को लॉस हो रहा है, ये वो इस तरह करके तो वो आपको रिवर्स कर देगा। मेन ये है कि आपको पॉलिसीज पता होनी चाहिए। लॉस्ट इन्वेंट्री रिइंबर्समेंट में तो वो अपने वेयर हाउस पे जा रहा होता है, आपके एरर रेट पे जा रहा होता है। कभी वो 15 दिन बाद भी रिइंबर्स कर देता है, कभी वो 40 दिन बाद भी नहीं करता, और कभी तो वो 6 महीने भी नहीं करता। तो मतलब कि आपने कोशिश ये करनी है कि लॉस्ट इन्वेंट्री की जो है वो 30 दिन है, 21 से 30 दिन है, लेकिन हम 30 दिन का वेट करें।
बोले ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये 30 दिन के बाद अगर कोई भी शिपमेंट अपडेट नहीं हो रही तो ये अमेजोन की पॉलिसी है कि वो कंसीडर है लॉस है, और लॉस शिपमेंट है और आप उसके लिए रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। तो आपके पास जो है इस पॉलिसी में चल, वो अमेजोन पे है कि 15 दिन बाद करता है या 40 दिन बाद करता जी सर, थैंक यू। है। ठीक है, तो कोई और क्वेश्चन? खुरम, रिजवान, शाहजेब, उसामा, वसीम, आप क्वेश्चन करें, आपके क्वेश्चन भी कर रहे हैं। सर ये इस पे हवाले से आपकी अपनी प्रैक्टिस क्या है, और इस तरह की आपकी इस तरह के जो इश्यूज हैं वो आपको कितने परसेंट फेस करने को मिलते हैं? लाइक अगर आप नए महीने के शिपमेंट्स यानी आपने फिर एक डेफिनेटली कोई ना कोई मार्जिन तो सेट किया होगा ना कि यार इतना होगा, मैं इस पे रिलाई नहीं करूँगा। मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ कि 10% शिपमेंट जो है वो अमेजोन डिले करता है, घुमा देता है 10%। अगर आपने 100 यूनिट भेजे हैं तो 10 को वो आगे पीछे करेगा। तो एक अच्छी बात ये होती है कि 80% केसेस में अमेजोन अगर घुमाता है तो सारे के सारे पैसे आपको इकट्ठे दे देते हैं। लेकिन 10% जो है वो अमेजोन का हमने रूम रखना होता है और अमेजोन डिले करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। लेकिन हम ये होता है कि हमारी एक टीम होती है, रिकॉन्सिलिएशन के मेंबर्स होते हैं, और वो रोजाना की बेस पे वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। वो आते हैं रोजाना, वो रिसीव इन्वेंट्री को चेक करते हैं, उस इन्वेंट्री को देखते हैं यार कितने मिसिंग है, तो फिर उनकी जो डेट होती है, जो रिकॉन्सिलिएशन डेट होती है और उसकी डिलीवरी डेट जो होती है, वो दोनों अपने पास मॉनिटर कर लेते हैं उसी शिपमेंट के आगे। हमने एक ट्रैकर बनाया होता है कि जहाँ पे वो ऑर्डर हुआ, वहाँ से ऑर्डर होने के बाद उसकी पेमेंट हुई, पेमेंट के बाद वो शिपमेंट कलेक्ट हुई, अमेजोन के पास डिलीवर्ड हुई, फिर अमेजोन ने कितने डिलीवर किए उसके, फिर उसका केस हुआ, केस के बाद इन्वेस्टमेंट हुए, वो सारा हमने एक ट्रैकर बनाया होता है। वो सारी की सारी एक ही फाइल में चल रहा होता है। तो फिर हम वहाँ से उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, फिर हम उसको रिम्बर्स करवा रहे होते हैं, और हमारे वो बंदे होते हैं जो बैठ के वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो 10% का हमने रूम रखना होता है कि यार अमेजोन जो है वो डिले कर दे, लेकिन हम उसको रिवर्स करवा लेते हैं। हमारे पास इनवॉइसेस होती हैं, हमारे पास प्रूफ ऑफ परचेज होते हैं, हमारे पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी होती है, तो वो रिवर्स कर देते हैं हम। हमने बस उसको फॉलो करना होता है, हमने मिस नहीं करना होता है। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि जब शुरू में तो शिपमेंट कम होती हैं, आपके लिए ईजी होता है, बाद में जब आपकी रोजाना की 10 शिपमेंट्स हैं और रोजाना की 10 डिलीवर भी हो रही है तो आपका मिस होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। जो एफपी जो जो कैरियर होते हैं, जो फेडेक्स वगैरह होते हैं, वो 3 महीने से ज़्यादा का, और कुछ केसेस में 6 महीने से ज़्यादा का वो रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखते। मतलब कि ट्रैकिंग की डिटेल वो सिर्फ अपने सिस्टम में 6 महीने रखेंगे, 6 महीने के बाद वो नहीं मिलेगी। और अमेजोन 9 महीने की बाद शिपमेंट नहीं करता। फर्ज करें आपके पास 6 महीने के बाद एक केस ऐसा आता है, यार पहले तो वो रिसीव था आपने देखा नहीं, अभी उसके 5 यूनिट माइनस है। हाँ, अमेजोन कहता है मुझे प्रूफ ऑफ डिलीवरी दो। तो आपके पास तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी क्या होगा, आप उसका वो वेबसाइट पे जाएंगे, ट्रैकिंग नंबर डालेंगे, अपने प्रूफ ऑफ डिलीवरी पे क्लिक करेंगे, तो उधर वो लिखेगा जी नो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट, क्योंकि वो 120 डेज के बाद या 90 डेज के बाद अमेजोन ने अपने पास कर। अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि जो भी शिपमेंट डिलीवर हुई उसका जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी है वो अपने पास आप डिलीवर अपने पास वो डाउनलोड कर, ये कब अमेजोन घुमा सकता है सारी बात, फिर अमेजोन वो मांगेगा तो कभी भी वो कर सकते हैं। 2 महीने का टाइम है तो आपके पास वो पहले ही जो है वो डिलीवरी की इंफॉर्मेशन सेव। अमेजोन जो है वो एरर्स करता है और हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। कभी कभार अमेजोन महीने में एक भी डिले नहीं करेगा, और कभी कभार वो बहुत ज़्यादा डिलेज करेगा, तो वो उसकी वेयर हाउस के ट्रैफिक पे, उसके स्टाफ पे, उसकी सर्विस पे डिपेंड कर रहा होता है। अभी इलिनॉय का एक वेयर हाउस है, उस पे कभी शिपमेंट डिले नहीं होती, लेकिन नेवाडा के वेयर हाउस में जाती है तो उसमें डिलेज होती है। तो मतलब हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, हम अपने तौर पर उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि हम अपनी चीज़ें मिस ना करें, और हम अमेजोन के साथ टाइमली कोऑर्डिनेट करें और वो चीज़ें रिवर्स करें।
तो हम वो करें। सर ये प्रैक्टिस से तो वैसे आपको भी आइडिया हो गया हमें कौन से वेयर हाउस पे इस तरह के इश्यूज आते हैं और उसके लिए भी आपने इसको भी कुछ दिन के बाद दोबारा से रिपीट कर लेते हैं ताकि किसी और वेयर हाउस पे आपको मिल जाए। बिल्कुल, इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। जहाँ हमने प्रिक्योरमेंट वालों ने भी आपको एक टेक्निक बताई थी कि आप इसका कलेक्शन एड्रेस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शिपमेंट कलेक्ट करवा रहे हैं वेस्ट कोस्ट से और वेस्ट कोस्ट और आप चाहते हैं कि वो ईस्ट कोस्ट के किसी वेयर हाउस में जाए क्योंकि उधर प्रोसेसिंग चलती होती है। तो आप उधर उधर ईस्ट कोस्ट में वो डिलीवर नहीं होगी क्योंकि आपका कलेक्शन एड्रेस ईस्ट कोस्ट के करीब है, तो अमेज़न वेयर हाउस ईस्ट कोस्ट में डालेगा। तो एक तो ये होता है कि आप उसका कलेक्शन जो है वो ड्रेस चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आप कुछ देर बाद उसको चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसका कलेक्शन डेट को चेंज करते हैं। अपनी मर्ज़ी का वेयर हाउस आता है, ये जो हमारी मर्ज़ी का वेयर हाउस आता है, हम फिर उसका ना वो एडिट करके कलेक्शन एड्रेस चेंज कर देते हैं। अमेज़न भी हम उसका कलेक्शन एड्रेस चेंज करते हैं, अमेज़न उसका डिलीवरी एड्रेस चेंज नहीं करते। तो हम इस तरह की ना ट्रिक्स लगा रहे होते हैं। ये इनऑर्गेनिक है, लेकिन समहाउ हम इसको कर सकते हैं। अगर तो आप डेली बेस पे ये नहीं करेंगे फिर ठीक है। अगर आप डेली बेस पे हर शिपमेंट पे कर रहे हैं तो अमेज़न आपका पैटर्न पकड़ लेगा और फिर आप लाइफ टाइम के लिए बैन होंगे। तो आप कभी कभार ये कर सकते हैं, लेकिन आप सजेस्ट नहीं करते कि आप हर शिपमेंट पे लेते। तो ये कुछ टिप्स होती हैं। और यानी बेसिकली आपने प्रायोरिटाइज किया हुआ होता है कि कभी तो बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ये शिपमेंट है तो फिर उसको हम इस तरह से करेंगे अदरवाइज वो भी 5 या 10 क्वेश्चन अदरवाइज हम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्योंकि बिज़नेस में ना टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप 20 प्रोडक्ट्स आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे। ये आपको मैं टिप दे रहा हूँ। यू वांट अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं एज़ अ प्रोफेशनल के लिए, तो आपको अपने टॉप 5 प्रोडक्ट्स या जितने भी टॉप 20 प्रोडक्ट्स हैं, उनकी हर चीज़ आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। उसके सप्लायर्स, उसकी कॉस्ट प्राइस, उसके लीड टाइम, उसकी अमेज़न की सेल्स, उसके कंपेटिटर्स का डाटा, उसका सेल टाइम, उसके रेवेन्यू, उसके मार्जिन। तो फिर आपको जब अपनी टॉप प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, फिर आपके डिसीजन लेना ईजी हो जाएंगे। कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपकी टॉप 5 में आती है और आप वो चाहते हैं कि यार वो विदाउट डिले नेवाडा में ही डिलीवर हो, मतलब इलिनॉय में डिलीवर हो, क्योंकि इधर एरर्स कम होते हैं, तो आप उसको प्रायोरिटाइज कर लें। तो कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि उसकी सेलें तो अच्छी हैं लेकिन मार्जिन इतने ज़्यादा नहीं है, या फिर वो 15 की टॉप है, तो आप उसको मतलब कि बिल्कुल डिच तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको थोड़ा सा कम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। क्योंकि मतलब कि डिच क्यों नहीं कर सकते, मैंने ये बात क्यों की, क्योंकि हर प्रोडक्ट का पोटेंशियल सेम नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि जी हर प्रोडक्ट ही मेरी $10,000 वाली हो, बस मैंने 1 लाख सेल करनी है, 10 प्रोडक्टें हों बस हर प्रोडक्ट $10,000 सेल करेगी, नहीं ऐसा होता नहीं। कुछ प्रोडक्ट जो होती हैं वो वक्त के साथ साथ ऊपर जा रही होती हैं, कुछ प्रोडक्ट नीचे आ रही होती हैं, तो आपको रेंज ऑफ प्रोडक्ट चाहिए होती है। हर प्रोडक्ट का पोटेंशियल सेम नहीं होता। तो फिर आपने ना अपने डिसीजन को प्रोडक्ट वाइज प्रायोरिटाइज करना है। ये हो रहा है। तो हमने 3 फेजेज में अपनी प्रोडक्ट को डिवाइड किया होता है। एक होती है सनराइज। सनराइज क्या होता है, जो नई प्रोडक्ट है और अभी पहला साल है, उस पर उसकी सेलें बढ़ रही हैं। फिर एक होती है नून नून वाली प्रोडक्ट, कि मतलब कि वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंची नहीं है, बस उसका वो मैक्सिमम सेल्स हम ग्रैब करते हैं। फिर एक सनसेट होती है, अगर उस पर कोई न्यू मतलब न्यू प्रोडक्ट आ गया तो या वो एंड ऑफ लाइफ होने वाली है, या उसकी जैसे कि गेम्स हैं, गेम पहले 2-3 महीने बहुत बिकती है, लेकिन 3 महीने के बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है। तो हम इस तरह ना हर प्रोडक्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फिर उसी तरह हम अपने बिजनेस के डिसीजंस ले रहे हैं। तो यूँ सारी चीज़ें हम ना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? सर ये वैसे थोड़ा सा बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड सवाल है लेकिन बताऊँ कि जब अक्सर किसी जो भी प्रोडक्ट है उस पर डिक्लाइन आएगा तो अब ऐसा तो होगा कि वो आएगा ही आएगा, तो क्या ये ज़रूरी होता है कि वो हम उसको डिक्लाइन से ही निकाल लेते हैं या
समटाइम्स ऐसे है कि उस कैटेगरी की जो सर्च रिजल्ट है वही कम, मतलब सर्च ही कम हो रही है, उसकी डिमांड ही कम हो रही है, इस तरह से आप इसके मैं आपको ना थोड़ा-सा गाइड करता हूँ कि आपने पहले ये एनालाइज़ करना है कि यार ये सनसेट कैसे हो रही है। पहले सबसे पहला इंडिकेटर क्या होगा, सेल्स कम हुई। सेल्स कम हुई फिर आप उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे यार क्यों सेल्स कम हुई। या कोई न्यू कंपीटिटर तो नहीं आ गया, या न्यू कंपीटिटर नहीं भी है वैसे सेल्स कम होगी। पहले आपने उसको एनालाइज़ करना फिर आपने डिसीजन लेना। अगर उसमें न्यू कंपीटिटर आ गया तो इसका मतलब ये है कि उसकी सेल्स डिक्लाइन नहीं हुई बल्कि डिवाइड हुई। तो फिर आप उधर अपना कोई भी डिसीजन लेंगे, यार अब क्या करना है, ये मेरी टॉप की प्रोडक्ट है कि नहीं। अगर टॉप की प्रोडक्ट है फिर आपने क्या डिसीजन लेना है, मैंने एग्रेसिव जाना है कि मैंने शेयर करनी है। फिर आप कहते नहीं मैंने एग्रेसिव जाना है, यार मैंने कितने परसेंट अपना मार्जिन कम करना है कि ठीक है यार मैं अकेले बेचूंगा लेकिन मेरे मार्जिन तो कम होंगे, मैं अगर थोड़ा बीट करूंगा तो वो आपके एनालिसिस पे आपके डिसीजन है कि उस प्रोडक्ट का क्या सिनेरियो चल रहा है। तो फिर आप उस तरह ना अपने डिसीजन ले रहे होते हैं उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। ये भी हो सकता है कि वो जो डिक्लाइन है वो आपके लिए जो है वो एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि वो प्रोडक्ट डिक्लाइन है तो आपने उसके बारे में रिसर्च किया, पता चला कि यार उसकी न्यू प्रोडक्ट लाइन आ गई। तो एक प्रोडक्ट थी, मैं आपको बताता हूँ, एक घड़ी थी। तो वो हाँ हेल्थ मॉनिटर घड़ी थी। तो उसकी सेल्स कम हुई तो अमेज फिट 3 थी। तो आपने देखा यार सेल्स भी कम, आपने पता चला उसकी अमेज फिट 4 आ गई। तो वो आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ गई, यार मेरे पास न्यू प्रोडक्ट एक मेरे पास आ गई। तो आपने अपना एनालिसिस अच्छा करना होता है, फिर उसमें से आपने टेक अवेज निकालने होते हैं। यार क्या रीज़न है, क्या इस प्रोडक्ट को डिच करना है या इसकी प्रोडक्ट की सिस्टम प्रोडक्ट्स लेके आनी है या इसकी कोई न्यू प्रोडक्ट आ रही है। तो उस तरह में फिर आपकी डिसीजन होते हैं। तो की वही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एनालिसिस। उस सिचुएशन पे आपने एनालाइज करना है, फिर आपने देखना है कि यार सिनेरियो क्या है, क्या वजह है, फिर आपके डिसीजन है। ठीक है, क्लियर हुआ। जी सर। तो ठीक है, आप क्वेश्चंस करें। खुरम भाई हो गए, ईमान हो गए, जफा हो गए, क्वेश्चंस नहीं आ रहे आप। प्राइसिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने एक मैसेज किया बात ठीक है मैं उसको देख लेता हूँ। इसको आप म्यूट कर लेते हैं। If suppliers have items sent to Amazon as a part of FBA service during shipment plan in between is lost or damaged, at this state how is responsible for reimbursement? सबसे पहले हमने देखना है कि अगर तो Amazon के वेयर हाउस पे डिलीवर हुई है फिर Amazon रिस्पॉन्सिबल है अगर वो लॉस्ट हो। अगर वो Amazon के वेयर हाउस पे डिलीवर नहीं हुई जैसा ये केस है तो इस पे फिर हमने देखना है कि हम एफबीए शिप अपनी कैरियर कंपनी के साथ करेंगे। कैरियर कंपनी क्या कहती है, वो कहती है कि अगर तो ये $8,800 से ऊपर की शिपमेंट है तो वो इंश्योर्ड है, अगर नहीं है तो वो इंश्योर्ड नहीं है। तो वो फिर आप कैरियर कंपनी के साथ जो है वो केस क्रिएट करते हैं। अगर तो आपका उसके साथ अकाउंट है या तो वो सप्लायर ने अगर आपके बिहाफ पे शिपमेंट क्रिएट किया है तो वो सप्लायर फिर आपका होगा, क्योंकि आपने अगर इधर लिखा है सप्लायर ने वो सेंड किया सप्लायर अमेजोन पे और वो इन ट्रांजिट में गुम गया, मतलब कि वो उस मतलब शिपमेंट के दौरान गुम गया तो वो फिर सप्लायर करेगा, क्योंकि उस सप्लायर हमारे केसेस में काफ़ी दफ़ा होता है कि अक्सर ये होता है कि वैसे डैमेज हो गया, मतलब कि हम प्राइवेट लेबलिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो वैसे डैमेज हो गया तो वो सप्लायर ने वो इंश्योर कराया और सप्लायर हमारी अमाउंट में रिइंबर्स कर देते हैं। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम अपने भी आप पे वो शिपमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं
लेकिन वो शिपमेंट जो होती है वो $800 की कम होती है और वो गुम जाती है तो वो इंश्योर्ड नहीं होती, तो वो कवर नहीं होती। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि अगर हमने अपने भी आप में करनी है तो हमारे पास वो हम अपने अकाउंट खोल लेंगे तो फिर उस पर फिर हम जो है वो क्लेम कर सकते हैं। वो बड़ा इजी प्रोसेस होता है, हम उसको ईमेल करते हैं क्योंकि ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन होती है ना, ट्रैकिंग में आ जाती है कि जी डिलेड डिलीवरी डिलेड, आप कह रहे हैं यार डिलेड डिलीवरी हो गई, क्यों आप फिर उधर क्लेम करेंगे, फिर वो एक पूरा प्रोसेस होगा। तो उसके लिए आपके पास वो अकाउंट्स होने चाहिए अगर आप अपने भी आप अगर सप्लायर कर रहे हैं तो ये तो अंडरस्टूड है कि फिर सप्लायर आपके भी आप से आपको क्रेडिट देगा। और हमारे केस में काफी दफा होता है ऐसे, कभी कभार तो ऐसा होता है कि सप्लायर विदाउट लेबल भेज देता है और अमेजोन वो रिसीव नहीं करता। सप्लायर ने तो वो भेज दिए, अमेजोन ने उसको रिसीव नहीं किया, तो फिर हम अपने सप्लायर को कहते हैं यार हमें क्रेडिट करो, तो वो हमारे रिलेशनशिप पे सप्लायर हमें क्रेडिट भी कर देगा, सप्लायर अपना लॉस लेगा। तो वो टर्म्स थे कि आपकी टर्म्स में, तो ये वाला जो केस है इसमें सप्लायर जो है वो क्रेडिट देगा। थैंक यू। ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट वेयर माई इन्वेंटरी इज लोकेटेड, राजी जो आंसर मैंने अभी देखा है। तो ये बड़ा इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आपकी शिपमेंट क्रिएट होती है तो उस पर आपकी इन्वेंटरी का वेयर हाउस आ जाता है। MD MD DW इस तरह के ना 4 डिजिट्स के होते हैं, M2DW इस तरह के ना 4 डिजिट्स के होते हैं इनके कोड। फिर अमेजोन क्या करता है, जब आपकी एक शिपमेंट एक अमेजोन के वेयर हाउस में डिलीवर हो जाती है तो उनको मल्टीपल वेयर हाउसेज में भेज देते हैं। उसने उसको रेडमोंड भी भेज दिया, उसने उसको न्यूयॉर्क भी भेज दिया। तो आप क्या करेंगे, आप इन्वेंट्री प्लेसमेंट एक रिपोर्ट में जाएंगे, आप एफपीए रिपोर्ट में जाएंगे और उधर एक इन्वेंट्री प्लेसमेंट की रिपोर्ट होगी। तो उसमें आपको वो सब पता चल जाएगा कि यार आपकी कौन सी इन्वेंट्री किधर पड़ी हुई है। आपके मतलब कि 100 यूनिट्स हैं, उसमें से 10 यूनिट उसके लिए पड़े हैं, 10 यूनिट उसके नेवाडा पड़े हैं, 10 यूनिट उसके सियाटल पड़े हैं। तो वो इन्वेंट्री प्लेसमेंट रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा। और वो जो मूव हो रहे हैं अक्रॉस द वेयर हाउसेज, मतलब कि कोई एक शिपमेंट इस वेयर हाउस से उधर जा रहा है तो वो इन्वेंट्री इवेंट रिपोर्ट में पता चल जाएगा। इन्वेंट्री की रिपोर्ट होगी, उसमें इन्वेंट्री इवेंट रिपोर्ट में आपको पता चल। क्लियर हुआ? क्या आप क्वेश्चन करें? अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक दफ़ा आपको वो थॉरली बता देता हूँ। रिकॉन्साइल का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस आप सीख लेंगे। मतलब कि किस तरह क्या करना है, पहले शिपमेंट को क्लिक करना है, फिर शिपमेंट में रिकॉन्सिलेशन टैब में जाना है। अगर वहाँ से नहीं हो रहा है या फिर पॉलिसी भी आप याद कर लें, यदि 30 दिन डिलीवर हुए हैं अगर, तो उसके बाद आप उसका मैनुअल केस करते हैं क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी। लेकिन वो उसमें इंपॉर्टेंट थिंग है, वो ये आपने इस चीज़ को इंटरनलाइज करना है और इस चीज़ को समझना है कितनी इंपॉर्टेंट है यार, एक यूनिट भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक यूनिट घूम गया $10 का, तो उसको अगर आपने रिकवर करना है तो उसके लिए आपको क्या स्टेक पे आपको 5 यूनिट बेचने पड़ेंगे। ये $2 आपका जो है वो वापस है आपका प्रॉफिट, और उसके लिए 5 यूनिट बेचने पड़ेंगे और उनकी कॉस्ट कितनी होगी, $10 और सॉरी $50। तो $50 आपको लगा के आपको वो अपना एक यूनिट रिकवर करना पड़ेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है एक यूनिट भी आपके लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आपने अपना एक एक यूनिट जो है वो इन्वेस्ट करना। तो मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं, उसको भी हम देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह एफसी ट्रांसफर क्या होता है और एफसी प्रोसेसिंग क्या होती है, ये पता है किसी को? कोई बच्चा मुझे बता दे। एफसी तो फुलफिलमेंट सेंटर है। जी,
टर्म है एफसी ट्रांसफर और एफसी प्रोसेसिंग, ये क्या है? चले मैं आपको बता दूँ। जो एफसी ट्रांसफर है ना, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं करना कि वो एक अगर अमेज़न में बस उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो एक जगह से उठा के दूसरे में उसको दूसरी जगह पे आ देते तो दूसरे में उसको शिफ्ट करते हैं। छोटी चीज़ है बिल्कुल। मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक होती है अवेलेबल इन्वेंट्री, एक होती है रिजर्व्ड इन्वेंट्री। अवेलेबल इन्वेंट्री क्या होती है? जो अमेज़न के पास रेडिली अवेलेबल है। देखिए फर्ज करें आपने 500 यूनिट भेजे, अमेज़न ने 500 के 500 रिसीव कर भी ले, लेकिन उसमें से 250 अवेलेबल फॉर सेल है और 250 रिजर्व है। तो जो रिजर्व होंगे ना वो अवेलेबल फॉर सेल नहीं होंगे। पहले आपने ये समझना। रिजर्व इन्वेंट्री क्या होती है? जो अमेज़न के पास पहुंची होती है लेकिन वो अवेलेबल फॉर सेल नहीं होती। अब हमें ये देखना है कि किस टाइप की इन्वेंट्री जो होती है वो रिजर्व होती है। तीन टाइप की इन्वेंट्री रिजर्व होती है। कस्टमर ऑर्डर, मतलब कि कस्टमर ने ऑर्डर कर लिया, अभी तक उसका पिन नहीं पड़ी हुई है, आपको शो हुई है लेकिन वो बिक नहीं सकती क्योंकि कस्टमर ने वो ऑर्डर कर लिया, वो अब रिजर्व हो। एक हो गया एफसी ट्रांसफर, मतलब कि अमेज़न में पहुंची हुई है लेकिन अभी किसी वेयर हाउस में वो ट्रांसफर हो रही है, तो वो अभी बिक नहीं सकती। एक है एफसी प्रोसेसिंग, मतलब कि वो अमेज़न के वेयर हाउस में है लेकिन वो अभी बिक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उस पर कोई लेबल लगे नहीं है, मतलब कि वो मुमकिन है वो अभी पिन पे जा रही हो, उसके ऊपर एफडी लेबल्स लग रहे हो या वो अभी स्कैनिंग हो रही हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमें समझना, ये टर्मिनोलॉजी। एफसी ट्रांसफर क्या होता है, एफसी प्रोसेसिंग क्या होती है, रिजर्व में किस टाइप की इन्वेंट्री होती है, फिर अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री कौन सी होती है, फुलफिलेबल इन्वेंट्री कौन सी होती है। फुलफिलेबल इन्वेंट्री कौन सी होती है? जो बिक सकती है फॉरन रेडिली। अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री कौन सी है? जो बिक नहीं सकती, वो जो रिटर्न आ गया। रिटर्न आ गया, और रिटर्न भी दो तरह के, एक फुलफिलेबल एक अनफुलफिलेबल। फुलफिलेबल रिटर्न आ गया, कुछ भी नहीं करना आपने, वो आया, अमेज़न उसको दोबारा बिकने वाली बास्केट में डाल दे। अनफुलफिलेबल रिटर्न आ गया तो वो फिर अमेज़न उसको अनफुलफिलेबल बास्केट में डालेगा, वो बिक नहीं सकता दोबारा, तो वो फिर आपने रिमूव कराना होगा। ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे एज अमेज़न तो आपसे ये पूछेंगे एफसी प्रोसेसिंग क्या होता है, एफसी ट्रांसफर क्या होता है, इनबाउंड क्या होता है। तो मुझे बता दें इनबाउंड क्या होता है। सर जब भी सप्लायर उसको शिप करता है ना वेयर हाउस में पहुंची है तो सबसे पहले उसको इनबाउंड किया जाता है जिसके इन ट्रांजिट क्या होता है? शिपमेंट नंबर नहीं होता इन ट्रांजिट जो मतलब अभी ऑन द वे हो, इन्वेंट्री ऑन द मिसिंग नंबर जो होते हैं इनबाउंड, आइटम। अच्छा, जो इनबाउंड होता है ना वो जो इन ट्रांजिट है वो सेम। इनबाउंड और इन ट्रांजिट सेम है। इसका मतलब है कि शिपमेंट इज ऑन वे। इनबाउंड का मतलब ये है कि कैरियर जो है वो बुक हो चुका है, मतलब कि कैरियर इज बुक, अब इसका शिप होना है। इनबाउंड। इन ट्रांजिट का मतलब है कि जी बुकिंग के बाद वो कलेक्ट भी हो गया, अब वो रास्ते में है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, तो फिर हम अपने सेशन को क्लोज करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ना हुए तो फिर हम इसको अर्ली क्लोज कर देंगे और आप क्वेश्चंस करें। रिजवान आपकी आवाज़ नहीं आ रही। रिजवान आपके माइक का इशू है, आप दोबारा ट्राई करें। जी सर, अब आ रही है सर? जी रिजवान आप आए। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि अगर इंडिविजुअली आप अगर काम करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी जगह हमारे लिए सूटेबल है किसी प्रोडक्ट बेचने के लिए। जैसे कि आप मुख्तलिफ स्टेट्स का नाम लेते हैं अमेरिका की, तो ये हम मेरे को तो नहीं पता। हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये अमेज़न डिसाइड करेगा। अमेज़न
अमेजोन एट द क्रिएशन ऑफ शिपमेंट वो देखता है कि यार इस प्रोडक्ट की डिमांड किस रीजन में ज़्यादा है, किस वेयर हाउस में जगह ज़्यादा है, मतलब क्लोज टू कस्टमर किधर कौन सा वेयर हाउस है, तो वो उसी को सजेस्ट कर देगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने वेयर हाउस आप अपने सप्लायर को बताएंगे यार इसको वाशिंगटन में वाशिंगटन वाले वेयर हाउस में डिलीवर कर दो, आप उसको बाद में आप अमेजोन के पास आके शिपमेंट क्रिएट कर रहे हो। ये प्रोक्योरमेंट वालों ने आपको बताया था कि सबसे पहले हम एफडी शिपमेंट क्रिएट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अमेजोन कहाँ पे किस वेयर हाउस में ये बेचेगा, फिर हम उसके बेस पे हाँ हम ये अपने इस नॉलेज की बेस पे मतलब हमने मल्टीपल शिपमेंट भेजी, हमें पता चल गया कि यार इलिनॉइस में जाता है तो शिपमेंट जो है वो ज़्यादा जल्दी रिसीव हो जाती है, हमें पता चल गया, हमने सीख लिया। ये आगे फ्यूचर में कि ऐसा केस आया कि यार बड़ी बिकने वाली प्रोडक्ट है और अमेजोन उसको किसी वेयर हाउस में भेज रहे हैं जहाँ पे हमें पता कि अमेजोन उधर डिले करता है, वहाँ पे हम फिर वो जो है वो कलेक्शन डेट वाली या कुछ देर बाद चेक करने वाली ट्रिक लगाएंगे। लेकिन जनरली ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम ये डिसाइड कर रहे होंगे कि किस वेयर हाउस में जाएगा, ये अमेजोन का एल्गोरिथम है कि क्लोज टू कस्टमर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है कैलिफोर्निया, आप $18 की बेच रहे हैं और एक और सेलर $18 की बेच रहा है और उसकी प्रोडक्ट पड़ी है न्यू जर्सी में और कोई बायर आया न्यू जर्सी का, तो मुमकिन है कि उसको बाईपास में वो न्यू जर्सी वाला सेलर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो क्लोज टू कस्टमर है। तो अमेजोन का एक बड़ा कम्प्लेक्स मतलब कि ये एल्गोरिथम है, हम इसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन हम 100% चीज़ों को नहीं कर सकते अंडरस्टूड कि भाई ये ऐसा है। हाँ मतलब कि हमने अमेजोन के सिस्टम में से बस लर्न करना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ आपको? जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो क्वेश्चंस करें कि और इंसान शायद ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, पार्टिसिपेट करें इस पे। नासिर खान ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, हुजैफा ने भी आज कोई क्वेश्चन नहीं किया, मुबशिर ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया। आपको सब क्लियर है? अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, तो मैं वो रिकॉन्सिलेशन वाला थोड़ा सा बताऊँगा। हुजैफा की आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन विजिबल हो तो मुझे बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था पिछले स्लाइड नहीं थे। जी जी मैम प्लीज। सर मैं पिछली स्लाइड देखी थी, उसके अंदर एक हमारे पास टैब था वॉइस ऑफ कस्टमर का साइड में, तो उसके अंदर हमें हेल्ड ऑफ लिस्टिंग के बारे में बताया था। सर हमारी तो लिस्टिंग अपनी होती नहीं है इसमें होलसेल में, वो तो ब्रांड की लिस्टिंग होती है, तो इसमें हमारा जो है लिस्टिंग वो किस तरह उसमें नंबर दे रहे होते हैं वेरी पुअर पुअर के, और ये किस बेस में हमारे जो होते हैं हमें ये मिलते हैं ग्रेड्स पुअर वेरी पुअर और गुड। ठीक है मैम, उसको कहते हैं लिस्टिंग हेल्थ, उस स्पेसिफिक सेलर की उसको उस लिस्टिंग पे हेल्थ कैसी है, वो उस लिस्टिंग की हेल्थ नहीं आ रही होती कि उस लिस्टिंग का टाइटल कैसा है, उस लिस्टिंग की रैंकिंग कैसी है, बल्कि वो हमारे सेलर के उस लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस आ रही होती है। तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट, रिटर्न रेट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट, एनसीएक्स, नेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट, तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो रिलाई कर रही होती हैं। ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या कि वो कस्टमर को कितना जल्दी पहुंच रहा है या लेट पहुंच रहा है, ऐसे सेलर्स के लिए वो इतना ज़्यादा जो है वो कंसीडरिंग पॉइंट नहीं होता, कंसर्निंग पॉइंट नहीं होता। हाँ, रिटर्न रेट और नेट जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है वो हमारे लिए होता है। रिटर्न रेट क्या है जी कि अमेजोन चाहता है कि अंडर 1% रिटर्न हो, मतलब ये 100 में से एक रिटर्न है, लेकिन अमेजोन
10% रिटर्न जो है वो टॉलरेट कर लेते हैं। हाँ, अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा रिटर्न आ रहे हैं तो आपका वो वॉइस ऑफ कस्टमर में वो आपको वार्निंग उधर शो करना शुरू कर देगा। एक होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट, कि कोई भी कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीदता है तो वो एक सेटिस्फेक्शन रेटिंग देता है कि यार मैं इस प्रोडक्ट से या इस सेलर से कितना मैं परसेंट सेटिस्फाइड हूँ। तो अगर तो उस प्रोडक्ट पे वो जो सेटिस्फेक्शन रेट गिरेगा या रिटर्न रेट बढ़ेगा या ऑर्डर डिफेक्ट रेट ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर अमेजोन जो है वो आपको उस प्रोडक्ट पे ना वो बता देगा कि जी वॉइस ऑफ कस्टमर ये कह रहा है। तो अच्छी मैं आपको एक एनालिसिस का तरीका बता देता हूँ क्या। जो अच्छा वीए होता है, जो अच्छा अमेजोन अकाउंट मैनेजर होता है, वो रोजाना अपने रिटर्न्स देखता है। वो रोजाना अपने रिटर्न्स आके देखता है यार कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो फिर उसकी रीजन निकालने की कोशिश करता है और फिर फौरन एक्शन लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि यार एक प्रोडक्ट के रिटर्न अचानक ज्यादा आ गए, तो आप उस रिटर्न में फिर उस रीजन पे क्लिक करें तो कस्टमर ने अपना कमेंट लिखा होगा कि जी मतलब कि इस प्रोडक्ट की ये रीजन थी मेरा रिटर्न करे, कलर नहीं अच्छा, ग्रिप नहीं थी, स्मेली था, ओपन था या बैटरी नहीं थी। तो वहां से फिर आप उसकी एक रीजन निकालेंगे कि यार फिर ओपन बॉक्स नहीं चलेगा या कस्टमर की गलती है। तो फिर वहां से फिर उस पर डिसीजन लेंगे यार उस प्रोडक्ट को मतलब कि क्लोज करके हमें सप्लायर से कोऑर्डिनेट करना है कि या हमने अमेजोन को बताना है कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन गलत है। तो अच्छा ये जो है वो एनालिसिस करता है हर चीज़ का। रोजाना वो अपनी आगे सेल्स देखता है, सेल्स गिरी वो आगे एनालिसिस करेगा कि यार वो उसको बी लुकअप आता होगा, उसको ना उसको एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज आते होंगे। वो देखेगा कि यार उसने एक फार्मूला बनाया होगा कि डेली ऑर्डर ट्रैकर बनाया होगा पर प्रोडक्ट। पर करें एक प्रोडक्ट है वो डेली कितने बिक रही, 10 बिके, आज 12 बिके, एक दिन आए वो 50 बिके। ठीक है, अच्छा यार 10 बिके कल 50 बिके, क्या रीजन है। वो फिर उधर रीजन निकालने की कोशिश करेगा कि यार या तो अचानक वैसे रैंडमली कोई एक बिजनेस बायर आया खरीद गया, या बाकी सेलर आउट ऑफ स्टॉक चले गए, या इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो फिर वहीं से डिसीजन लेगा वो कि यार मुझे इन्वेंट्री उसकी लानी है या नहीं लानी। तो अच्छा भी ये जो होता है ना वो एनालिसिस करता है, चीज़ों को वो देखता है, वो रोजाना अपनी ऑर्डर्स देखता है। मतलब कि मैं अगर एक ये हूँ, मैं सबसे पहले मैं आते साथ ही सेल्स देखूंगा, सेल्स में अच्छा फिर उसके बाद मैं प्रोडक्ट की सेल्स देखूंगा, फिर मैं पर प्रोडक्ट की टाइम की सेल्स देखूंगा। मतलब कि कौन सी प्रोडक्ट किस टाइम ज्यादा बिकती है। फॉर एग्जांपल एक पेंसिल है, उसके ऑर्डर दिन 3 बजे के बाद आना शुरू होते हैं और रात 12 बजे तक जाती है। तो मुझे पता चल गया कि यार ये पेंसिल जो है घर का आइटम है, तो ये 3 से लेकर रात 12 बजे तक बिकता है। फिर मैं उसकी प्राइसिंग उस हिसाब से करूँगा। फिर कोई प्रोडक्ट है ऑफिस प्रोडक्ट, मैं कहूँगा अच्छा ये सुबह 9 से लेकर शाम 5 तक बिकता है। फिर जिस टाइम पे वो नहीं बिकता मैं उसकी प्राइसेस बढ़ा दूंगा। सबसे पहले मैंने इस तरह ऑर्डर एनालिसिस कर दिया, फिर उस तरह मैंने अपने प्राइसिंग के डिसीजंस ले लिए। फिर मैं आके अपनी रिसीव्ड इन्वेंट्री देखूंगा कि यार कौन से आज अमेजोन ने यूनिट कम ज़्यादा किए, किसी शिपमेंट की आज रिकॉन्सिलिएशन डेट तो नहीं है, या जो कल पहले मैंने रिइंबर्समेंट के लिए अप्लाई किए थे उनका क्या सीन है, तो वो मैं देखूंगा। फिर उसके बाद मैं रिटर्न्स देखूंगा, यार कोई रिटर्न्स ज़्यादा कम तो नहीं है, क्या रीज़न है। फिर उसके लिए फिर मैं कोई स्टेक होल्डर है, मुझे प्रोक्योरमेंट के साथ बात करनी पड़ती है, या मुझे कोई किसी भी डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ती है, या मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ता है, मैं वो लूँगा। फिर मैं ओवरऑल एक प्राइसिंग देखूंगा कि यार किस प्रोडक्ट का क्या सिनेरियो है, क्योंकि ऑटोमेट लगी होती है प्राइसेस। मतलब कि रात को हम लगा के गए 20 पे ना प्रोडक्ट, 12 तक वो ऑटोमेट कर गए कि जी 12 तक ना $12 तक हम बीट करते करते बाय बॉक्स बिल कर। मुमकिन है आप आए हो, आपकी ऑटोमेशन रुकी हो, आपके मिनिमम 12 पे और कोई सेलर 11.99 पे आ रहा हो, तो आप उसकी प्राइस बढ़ा देंगे क्योंकि उस टाइम तो बिकने वाले नहीं है। तो जो ही प्राइस बढ़ेगी तो फिर आप वेट करेंगे कि यार दूसरा सेलर भी बढ़ाए, फिर आप ऑटोमेट कर देंगे। तो इस तरह ना प्राइसिंग के डिसीजन। फिर मैं देखूंगा कि यार कोई
परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन तो नहीं आई हुई, क्या रीजन है? तो फिर उसका प्लान ऑफ एक्शन, तो मतलब इस तरह ना करके मैं अपना डे प्लान करूंगा। मेन क्या चीज है जी, एनालिसिस। आपका एनालिसिस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, दिस इज द की, एनालिसिस। और एनालिसिस आप क्या कर पाएंगे जब आपको चीजों का पता हो। और मैंने पिछली दफा भी कहा था कि एफबीए पॉलिसीज जो है वो आपको जुबानी याद होनी, हर चीज आपको उस लेवल पे होना चाहिए कि आपको कोई रेट बताए, आप उसको फीस बता दें। यार मैं कोई प्रोडक्ट है 2 पाउंड जिसकी प्रोडक्ट है, आप कहें यार उसकी $5 एफबीए फीस होगी। कोई आपसे पूछे यार मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वायरलेस हेडसेट भेजना चाहता हूँ, आप कहें यार $15 उसकी फीस होगी, रेफरल फीस। तो यार मैं बुक्स बेचना चाहता हूँ, आप कहें 7% उसकी फीस होगी। तो ये कैसे होगा? टाइम स्पेंड करें, आप उसकी पॉलिसीज पढ़ें, आप उसकी रेफरल फीसिस देखें, आपको चीजें पता होनी चाहिए, बस दिस इज द की। अभी मैं आपके स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल हुई तो बताइएगा। देखें, अब ये सारी की सारी एफबीए की ना यहाँ पे पॉलिसी है। शिपिंग प्रोडक्ट टू अमेज़न क्या कैसे हम बना सकते हैं, सेंड टू अमेज़न क्या होती है, फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इधर लिख लेते हैं, द फी फॉर अनसब्सक्राइब। फिर आप यहाँ पे क्रिएट शिपमेंट, सेंड टू इन्वेंट्री, रिप्लेनिशमेंट अलर्ट क्या होते हैं, पेपर फीस क्या होती है, ये क्या है। फिर आप यहाँ से पॉलिसीज एंड रिक्वायरमेंट, कस्टमर फीडबैक की क्या पॉलिसी है, रिटर्न की क्या पॉलिसी है, लॉस एंड डैमेज की क्या पॉलिसी है, ये देखो। पूरी आप इधर मतलब एक उसमें से रिइंबर्समेंट की क्या पॉलिसी है। और मतलब कि अमेज़न, ये देखें, अमेज़न किसी ऐसी प्रोडक्ट को रिइंबर्स नहीं करेगा जो $5000 से ऊपर की हो, आपको ये पता होना चाहिए। अब एक कोई बंदा अगर आपको कहता है कि यार मैं 3D प्रिंटर बेचना चाहता हूँ $5000 का, अगर आपको ये पॉलिसी पता होगी तो तब भी आप उसको कहेंगे कि यार अगर वो घूम गई ना तो अमेज़न उसको रिइंबर्स नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है, आप महंगी चीज ना बेचो। तो मतलब कि आपको ये सारी की सारी पॉलिसीज पता होनी चाहिए, एक पॉलिसी के अंदर से मल्टीपल पॉलिसीज नहीं करनी। शिपमेंट देखें, अमेज़न क्लेम क्या है, फिर रिमूवल कैसे होते हैं, रिटर्न्स कैसे हैं, ये आपको याद पता होनी चाहिए, बस एज सिंपल एज दैट। ये देखें एफडीए रिक्वायरमेंट, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, प्रोडक्ट की क्या रिस्ट्रिक्शन है। देखिए डेंजरस आप प्रोडक्ट नहीं भेज सकते। फिर ये प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट कौन सी है, ये देखें अल्कोहलिक बेवरेज, व्हीकल टायर, गिफ्ट कार्ड, प्रोडक्ट विद अनऑथराइज्ड मार्केटिंग मटीरियल, पम्पलेट। मतलब कि आप कोई पम्पलेट नहीं साथ दे सकते कि अपने प्रोडक्ट के अंदर आप कहेंगे हैप्पी क्रिसमस डे है, या नॉन अमेजोन स्टिकर, आप अपने स्टिकर भेज दें, अपने ब्रांड के रिक्वेस्ट के स्टिकर भेज दें। तो if product will label or not properly registered with Amazon, compliant with Amazon and seller। फिर इसमें कुछ रिक्वायरमेंट कैटेगरीज अप्रूवल, कौन सी कैटेगरीज के अप्रूवल चाहिए, वॉचेस के लिए चाहिए, ज्वेलरी के लिए चाहिए, म्यूजिक के लिए चाहिए। फिर ये होवर बोर्ड, लॉन्च पैड, अमेजोन न्यूज, फाइन आर्ट, मतलब इन चीज़ों के लिए आपको अप्रूवल चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर कोई अगर ऐसी प्रोडक्ट है जो एक्सपायरी डेट वाली है, उसकी क्या पॉलिसी है। मतलब कि चिप एंड स्नैक है जो 90 से 180 डेज शेल्फ लाइफ होती है इसकी, तो इस तरह करके ना वो पूरी है उसमें बताई है कि क्या फॉर्मेट होने चाहिए। फिर आप अपने सप्लायर से ये पूछ सकते हैं यार क्या ये फॉर्मेट है,
इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए यार। फिर लेबलिंग फीस, एलिजिबिलिटी क्या थी, कंडीशन यूज होना, मीडिया नॉन, फिर मीडिया नॉन मीडिया प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। मीडिया प्रोडक्ट्स होती हैं कि जिनमें मेमोरी होती है, नॉन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन हो गया, यूएसबी होगी, आपका कोई गैजेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, वो मीडिया प्रोडक्ट्स। एक नॉन मीडिया प्रोडक्ट्स होगी जैसे बुक्स होगी, कोई कॉस्मेटिक की चीज़ होगी, उसमें कोई आपकी सेमीकंडक्टर नहीं है। तो इन चीज़ों पे अमेज़न की मुख्तलिफ पॉलिसी, तो मतलब आपको ये डिटेल में पता होनी चाहिए क्या प्रोडक्ट टाइप होती है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, अमेज़न कितना चार्ज करता है, स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट क्या होती है। तो ऐसी प्रोडक्ट जो वी शेप होने का उसका कोई तरह इशू नहीं होता। इधर शर्ट्स हैं, कपड़े के तो खराब होने की कोई चीज़ नहीं है, आप इसमें डाल सकते हैं। तो अनप्लान्ड सर्विसेज भी क्या होते हैं, मैनुअल प्रोसेसिंग भी क्या है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ें पता ही नहीं चाहिए। फिर इधर है जी एफडीए फीस, ये देखें फीसिस आ गई उसकी। अभी मैं इधर लिख देता हूँ कि फुलफिलमेंट इन ऑर्डर, उसमें सारा डिटेल बता दिया कि स्मॉल स्टैंडर्ड साइज में इतने वेट तक मैं ये पैसे लेता हूँ, लार्ज स्टैंडर्ड साइज में इतने लेता हूँ। फिर आपको पता होना चाहिए लार्ज स्टैंडर्ड साइज के क्या डायमेंशन है। तो आपको ना ये मतलब ओवर साइज की क्या है, ये पीसीस क्या स्ट्रक्चर है, तो आपको ज़बानी पता होना चाहिए। ये चीज़ें पढ़ें आप, इस पर टाइम कंज्यूम करें, अदरवाइज आपको इसकी चीज़ों का पता नहीं चलेगा। क्लियर हुआ ना? जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है सर नमाज ब्रेक ले लें। हाँ, चले हम नमाज की ब्रेक लेते हैं। चले हम ठीक है सर। 20 पे स्टार्ट करें।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हम बैक आ गए हैं, वापस आ गए हैं सारे? यस सर। ठीक है, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अगर हमारे साथ सारे आ गए। तो सेशन पे ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एफबीए की पॉलिसी जितनी भी हो एक दफ़ा आप रीड कर लें। बड़ी इजी है, सिंपल है, बंदे के दिमाग में रह जाती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको पॉलिसीज पता हो सारी चीज़ों की। आपको अमेज़न के जितने फीसेस हैं, जितने प्रोग्राम्स हैं, जितने भी डोमेन हैं, सबके बारे में पता हो और जितनी भी टर्म्स हैं वो भी पता हो। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? जी सर, आ रही है। जी सर। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन विजिबल हुई तो बताइएगा। जी सर, होगी। जब भी हम शिपमेंट क्रिएट करते हैं और कुछ इवेंट्स होते हैं अमेज़न की शिपमेंट पे और अमेज़न जो है उनका शिपमेंट का स्टेटस चेंज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमने कोई शिपमेंट क्रिएट कर दी और हमने उसको मार्क एज शिप नहीं किया, मार्क एज शिप नहीं किया, तो वो वर्किंग में आएगी। वर्किंग में मतलब कि अमेज़न को पता है कि यार अभी तक वो शिपमेंट जो है वो शिप नहीं हुई। जब तक आपने उसको मार्क एज शिप नहीं किया, बेशक आपने वो शिपमेंट अमेज़न को डिलीवर शिप करवा दी है, लेकिन जब तक आपने मार्क एज शिप नहीं ना किया, अमेज़न उसको रिसीव नहीं करेगा। जो ही हमने उसको मार्क एज शिप किया, अमेज़न वो शिपमेंट का जो स्टेटस है वो चेंज करके शिफ्ट कर देगा। अब इसका मतलब ये है, अमेज़न की किसी भी शिपमेंट का स्टेटस अगर शिफ्ट हो, इसका मतलब ये है कि अमेज़न उस शिपमेंट का इंतजार कर रहा है। मतलब कि अमेज़न के पास अभी ट्रैकिंग भी नहीं है, मुमकिन है, लेकिन अमेज़न को पता है कि ये शिपमेंट मेरे पास आ रही है। हमने उसका ट्रैकिंग नंबर डाला, जो ही हमने उसका ट्रैकिंग नंबर डाला और वो रास्ते में है, तो उसका स्टेटस अमेज़न चेंज करके इन ट्रांजिट कर देगा। इन ट्रांजिट का मतलब ये है कि वो अपनी मतलब कि जो लोकेशन थी, ओरिजिन था, वहां से निकल चुका है। तो इन ट्रांजिट का मतलब ये है। फिर आप उस पर ना मुख्तलिफ ट्रैकिंग इवेंट्स आते हैं। इन ट्रांजिट के बाद वो डिलीवर्ड होता है। जब वो डिलीवर हो जाएगा ना, अभी मुमकिन है, आप ये पॉइंट समझना, मुमकिन है कि ट्रैकिंग आईडी जो है वो आज डिलीवर हुई हो, लेकिन अमेज़न उसको अभी तक इन ट्रांजिट शो कर रहा हो, अगले दिन उसको डिलीवर करे। अभी ट्रैकिंग आईडी के डिलीवर होने का मतलब ये नहीं है कि अमेज़न भी अपनी शिपमेंट का स्टेटस डिलीवर कर देगा। ये आपने समझना है। दो स्टेटस होते हैं, एक उस ट्रैकिंग आईडी का स्टेटस होता है, एक अमेज़न की जो शिपमेंट है उसका स्टेटस है। अभी हम अमेज़न की शिपमेंट का जो है ना वो इवेंट जो स्टेटस है वो हम डिस्कस करें। शिफ्ट, पहला शिफ्ट था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि हमने शिपमेंट क्रिएट की, उसको मार्क शिफ्ट किया, उसने ट्रैकिंग डाला नहीं डाला, अमेज़न को पता चल गया यार ये शिफ्ट हो गया, मैं इंतजार करूँ उसका। दूसरा, हमने उसमें ट्रैकिंग डाला, जो ही ट्रैकिंग डाला वो इन ट्रांजिट हो गया। वो बेशक आउट ऑफ डिलीवरी है, बेशक वो मतलब कि अभी तक कलेक्ट हुआ है या अभी तक उसके सिर्फ लेबल क्रिएट हुआ, लेकिन वो इन ट्रांजिट आ गया। फिर ट्रैकिंग आईडी डिलीवर हुआ, उसके कुछ देर के बाद अमेज़न भी अपनी शिपमेंट का जो स्टेटस है वो डिलीवर कर दे। डिलीवर का मतलब ये है कि अमेज़न के पास वो यूनिट डिलीवर हो चुका है, अभी तक अमेज़न ने वो यूनिट रिसीव नहीं किया, वो अभी डिलीवर हुए हैं। अभी मुमकिन है 500 भेजे थे, अभी 500 में से 0 हुए हैं डिलीवर, अभी रिसीव नहीं हुए, लेकिन डिलीवर स्टेटस डिलीवर आ गया। उसके बाद स्टेटस आएगा चेकड इन। चेकड इन में भी ये जरूरी नहीं है कि सारे यूनिट रिसीव हुए हों या कोई भी यूनिट रिसीव ना हुआ हो या कुछ यूनिट रिसीव हुए हों। अमेज़न एक दफा वो डब्बे देख लेगा ना फिजिकली, उसको वो चेकड इन कर देगा, ठीक है हाँ भाई आपके डब्बे मैंने देख लिए, चेकड इन हो गया।
अभी चेक दिन का मुमकिन है कि चेक दिन में अमेजोन 500 में से 500 रिसीव कर ले, 500 में से 200 रिसीव करे या 500 में से 0 रिसीव करे। चेक दिन का मतलब ये नहीं है कि अमेजोन यूनिट रिसीव करेगा। चेक दिन का मतलब ये है कि अमेजोन ने वो डब्बा चेक इन कर लिया, उसके बाद आएगा रिसीविंग, उसमें आपकी इन्वेंट्री चेंज होना शुरू हो जाएगी। मुमकिन है पहले दिन 500 में से 500 भी मिल सकते हैं, मुमकिन है 500 में से 10 भी मिल सकते हैं, 100 भी मिल सकते हैं, फिर अगले दिन अगले 100 मिल गए, फिर अगले 100 मिल गए। तो रिसीविंग जब तक रहेगा ना, आपके यूनिट रिसीव होते रहेंगे। जो ही उसकी यूनिट सारे रिसीव हो गए आपके, या उसकी एलिजिबिलिटी डेट गुजर गई, मतलब कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की एलिजिबिलिटी डेट गुजर गई, वो क्लोज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 यूनिट भेजे, 100 के 100 रिसीव हो गए, वो क्लोज हो जाएगी शिपमेंट। या कोई ऐसी शिपमेंट आपने 100 यूनिट भेजे लेकिन उसमें से 90 रिसीव हुए, लेकिन आपने उसका कुछ भी नहीं किया, उसकी रिकॉन्सिलिएशन डेट आ गई, आपने उस पर भी कुछ नहीं किया, वो क्लोज हो जाएगी। मतलब कि ये सारे ना 5-6 जो होते हैं वो हमारी अमेजोन की एफ शिपमेंट के स्टेटसेस होते हैं, और हमें हर स्टेटस का मतलब पता हो। और जो क्लोज है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हमारी इन्वेंट्री के साथ कुछ हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल 100 में से 100 यूनिट रिसीव हो गए, अमेजोन ने शिपमेंट क्लोज कर दी, हम बस भूल गए, नहीं, अमेजोन अगले दिन भी उसमें से यूनिट माइनस कर सकता है। तो हमने क्या करना होता है, हमने रोजाना रिसीव्ड इन्वेंट्री रिपोर्ट आके देखनी होती है, उसमें कोई यूनिट प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, वो रोजाना हमारे पास आ रहे होते हैं, और हमने अपने ट्रैकर में अपडेट करने होते हैं कि ऑर्डर कब हुआ था, रिसीव कितने हुए, हमने अमेजोन पे भेजे कितने, डिलीवर कब हुए, अमेजोन ने कितने रिसीव किए, फिर उसमें से मिसिंग कितने हैं, फिर उन मिसिंग का केस का क्या स्टेटस है, एलिजिबिलिटी डेट क्या है, मतलब इस तरह का पूरा एक ट्रैकर होता है। तो ये सारे ना बड़े इंपॉर्टेंट आपने ये पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ कि आप कैसे रिकॉन्साइल कर सकते हैं। इन्वेंट्री पे जाना है, मैनेज एफबीए शिपमेंट्स, इसमें आपके पास ना एफबीए शिपमेंट्स खुल जाती हैं, आप उस एफबीए शिपमेंट पे क्लिक करते हैं तो ऊपर ट्रैक, कंटेंट डिटेल, शिपमेंट कंटेंट, और आगे रिकॉन्साइल की टैब आ रही है। जब रिकॉन्साइल की टैब आती है ना, तो उसमें एक डेट आ रही होती है कि दिस शिपमेंट विल बी एलिजिबल फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑन 24 अगस्त। अभी दो तरीके हैं उसको रिकॉन्साइल कराने, या तो आप 24 तक वेट करें कि ठीक है यार, आप अपने पास 24 डेट, उस शिपमेंट के आगे 24 डेट लिख लें, और आप 24 पे आप रोजाना आएंगे, 24 जिस तारीख है, आप उस शिपमेंट पे आके उसका केस कर लें। एक तरीका ये है सीधा सीधा। दूसरा तरीका ये है कि आप इस डेट को इग्नोर करें, क्या डेट है छोड़ दें, आप देखेंगे ये डिलीवर किस दिन हुई थी। मुमकिन है ये डिलीवर हुई थी 18 जून को, और अमेजोन डेट दे रहा है आपको 24 अगस्त की। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे यार 18 जून को डिलीवर हुई थी, ठीक है, मैं 18 अगस्त को इसका केस करूंगा। अमेजोन बेशक मुझे कह रहा है कि 24, लेकिन मैं 18 को इसका मैनुअल केस कर दूंगा। ये एक अच्छी, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। तो आपने ना मतलब कि इस तरह ये दो तरीकों से आप रिकॉन्साइल, एक अमेजोन जो डेट दे रहा होगा, अभी ये देखें उस डेट पे आए, अमेजोन ने कहा जी के मतलब इतने इतने यूनिट मिसिंग थे, ये इसके आगे चूज योर एक्शन, हम एक्शन करेंगे कि यार मिसिंग है या हमने भेजे इतने कम थे। अगर तो हम कहेंगे ना मिसिंग है, तो अमेजोन एक केस क्रिएट करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, और मुमकिन है हमसे इनवॉइस मांगे। अगर हम कहेंगे कि हाँ यार हमने भेजे इतने थे, कि 100 नहीं भेजे, हमने 98 भेजे, अमेजोन वहीं पे केस क्लोज कर देगा। तो देखें एडिशनल रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, कि वो हमसे इधर इनवॉइस मांग सकता है, प्रूफ ऑफ परचेज, या हमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी मांग सकता है, या दोनों मांग सकता है। तो मतलब कि हम ये अटैच करेंगे और ये हमारा एक बैक एंड पे केस बन जाए। तो फिर अमेजोन जो होता है वो हफ्ता, एक दिन भी लगा सकता है, हफ्ता भी लगा सकता है। फिर जब वो रिम्बर्स हो जाता है ना, तो हमें वो एक रिम्बर्समेंट आईडी देता है। ये देखें इधर लिखा हुआ है कि जी आपकी ये शिपमेंट, वी आर करंटली इन्वेस्टिगेशन योर केस एंड वी हैव रिगार्डिंग शिपमेंट फॉलोइंग यूनिट 4। उसने कहा जी कि आपका केस बन गया और ये 4 यूनिट्स के लिए।
तो फिर आप ये देखें अगले केस पे आएंगे तो यहाँ पे ये देखें रिम्बर्समेंट आईडी दी है हमें उसने, ठीक है। और वो ये देखें वो कहेगा जी वी रिसीव रिक्वेस्ट investigation missing shipment ये because we were not able to locate the missing items we have initiated the reimbursement request on your behalf. A credit either cash and form of replacement items of same FNSQ next 5 days मतलब 5 days में वो दे दे। तो उसने हमें ये दे दिया और उसने हमें ये बता दिया जी इतनी अमाउंट है। हमारी रिइंबर्समेंट आईडी मिल गई, हमने फिर उसको रिइंबर्समेंट रिपोर्ट में जाके वेरीफाई भी करना होता है। रिपोर्ट में जाना है, एफपीए फुलफिलमेंट रिपोर्ट में जाना है। यहाँ पे ये देखें लेफ्ट साइड पे ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ऊपर इन्वेंट्री रिपोर्ट्स हैं, नीचे सेल्स रिपोर्ट है, फिर पेमेंट रिपोर्ट। इन्वेंट्री रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्टें आएंगी? सारी रिपोर्ट जिसमें हमारी इन्वेंट्री रिलेटेड चीजें आएंगी कि रिटर्न्स कितने हैं, हमारी कौन सी इन्वेंट्री किधर है, इन्वेंट्री डिटेल क्या है, हमारी इन्वेंट्री का स्टेटस क्या है, रिजर्व इन्वेंट्री कौन सी है, रिमूवल इन्वेंट्री कौन सी है। इन्वेंट्री की सारी चीजें इधर आएंगी, वो एक्सेल की रिपोर्ट है। फिर सेल्स यार हमने हमारे ऑर्डर्स कितने हैं, हमने कौन सी सर्विसेज की हुई है। फिर पेमेंट्स कि अमेज़न हमसे फीसिस कितनी ले रहा है, हमें रिम्बर्स कितनी कर रहा है। फिर नीचे आती है कस्टमर कंसेशन कि रिटर्न्स कितनी है, रिप्लेसमेंट कितनी है, रिमूवल्स कितनी है। तो वो सारी की सारी रिपोर्टें हमें अमेज़न फुलफिलमेंट में दे रहा होता है। तो यूं ना हमने इसको रिम्बर्स कराना होता है। दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, शिपमेंट को खोल के, या तो शिपमेंट की एलिजिबिलिटी डेट पे, वो 40 दिन की भी हो सकती है, 15 दिन की भी हो सकती है। लेकिन अगर तो वो 30 दिन से ज्यादा की है तो हम क्या करेंगे, हम एक मैनुअल केस कर देंगे। हेल्प पे जाके चूज योर प्रॉब्लम हम उसको बताएंगे और केस क्रिएट कर देंगे। जब हम केस क्रिएट करेंगे तो अमेज़न हमें बताएगा कि यार आपकी एलिजिबिलिटी डेट तो 30 की है तो अभी तक एलिजिबल नहीं। आप कहेंगे यार अमेज़न की पॉलिसी लॉस इन्वेंट्री की ये 30 दिन की है, तो कहेगा अच्छा ठीक है, आप मुझे ये वाले डॉक्यूमेंट्स दो। आप उसको वो वाले डॉक्यूमेंट दोगे, वो फिर आपका रिम्बर्स कर दे। तो इस तरह ना हम ये एक प्रोसेस जो होता है वो चला रहे होते हैं। अगर इस पे कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आई तो आप प्लीज करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया कि एक यूनिट की मिस होने से क्या इफेक्ट होता है। तो एक एक यूनिट को आपने चेज करना है। यही सक्सेस है ये कि अमेज़न अकाउंट की, कि वो एक एक यूनिट को रिकंसाइल करा ले। उसके पास एक रिकॉर्ड बना हो, हर महीने की वो रिकंसिलिएशन कर रहा हो, यार इन इन्वेंट्री भेजी इतनी, सेल इतनी हुई, इन हैंड इतनी है, मिसिंग कितनी है, उसकी केसेस का क्या स्टेटस है। तो वो एक ट्रैकर बन जाएगा आपका। एक एक्सेल की शीट होगी जिसमें ऑर्डर नंबर होगा, प्रोडक्ट नेम होगा, ऑर्डर की पेमेंट, ऑर्डर के यूनिट्स, फिर उसके बाद उसकी शिपिंग डिटेल्स होगी कि उसका वेट इतना था, एफ की शिपमेंट ये थी, फिर उसकी डिलीवरी होगी कि इस दिन डिलीवर हुई। फिर उसके बाद अमेज़न अकाउंट्स के कि अमेज़न ने इस एफ शिपमेंट पे इस तारीख को इतने रिसीव किए, इतने मिसिंग है, फिर मिसिंग आ रहे होंगे, फिर मिसिंग की एलिजिबिलिटी डेट का कॉलम होगा, फिर उसका फाइनल स्टेटस कि फुली रीइंबर्स, फुली रिसीव। वो मतलब कि पूरे एक ऑर्डर को आप ना एंड टू एंड चेज कर रहे होंगे और आपने इंश्योर करना है कि यार यूनिट सारे के सारे रीइंबर्स हों, और वो हो जाते हैं। आपके पास सिर्फ इनवॉइस चाहिए आपको, और आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी चाहिए, नथिंग है। तो दैट्स ऑल, ये था रिकंसिलिएशन पे। अगर इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज करें। क्वेश्चन आज नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ, नासिर खान ने नहीं कोई क्वेश्चन किया। कोई क्वेश्चन नहीं आपका? मतलब कि आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर अगर हमने सारी चीजें दी, हमारे यूनिट भी मिसिंग थे, हमने सारे दिए, अमेज़न रिजेक्ट कर देता, फिर क्या होगा? मतलब एक पॉसिबिलिटी तो है कि सर कोई ऐसी शिपमेंट जो अमेज़न कहता मैं नहीं रिम्बर्स करूंगा, फिर उसका क्या होगा? मतलब कि आप में से क्वेश्चंस करें, अपने कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि आज हमारा लास्ट कंटेंट का डे है।
मैक्सिमम जो है आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें। तो क्वेश्चंस करें। हाँ सर, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछे उसका सर हमें जरा जवाब दीजिएगा सर क्लियर। अगर तो अमेज़न रिजेक्ट कर देता है तो आप एक और केस करें, और उस पे ना मल्टीपल चीजें होती हैं। पहले आपने अमेज़न का मैकेनिज्म समझना है, अमेज़न की टियर समझनी है। आप एक केस करते हैं तो वो डायरेक्टली टेक्निकल टीम के पास नहीं जाता, वो पहले एक रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के पास जाता है। तो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव अपने नॉलेज के हिसाब से देखता है कि यार ये किस टीम का इशू है, फिर उस टीम को फॉरवर्ड करता है आगे। मुमकिन है कि आपका इशू वो समझे ना हो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव वाला, तो आप एक नया केस करें जिसमें आप डियर इंटरनल टीम या डियर रिकॉन्सिलिएशन टीम लिखें, ताकि डायरेक्टली कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को पता चल जाए हाँ यार ये रिप्रेजेंटेटिव, ये मतलब कि ये रिकॉन्सिलिएशन वाले बंदे का है। इधर आपने ये किया कि राइट पर्सन तक आपको इशू पहुंचाया आपने। दूसरा ये होता है कि आपको पता है कि हर बंदे का उधर एक टीम लीड होता है, मतलब कि एक अगर इंटरनल टीम का बंदा है तो उसकी भी एक टीम लीड होगा, उसका भी एक डिपार्टमेंट होगा। तो सेलर कंप्लायंस एट amazon.com इस तरह की ईमेल ढूंढें, लिस्टिंग परफॉर्मेंस एट amazon.com इस तरह की ईमेल आपको मिल जाएंगी। जेफ एट amazon.com, जेफ बेजोस की ईमेल है, जेफ एट amazon, उसकी टीम उसको मॉनिटर कर रही होती है। आप उन ईमेल को सीसी में रखें कि यार मेरा, फिर आप उसमें कहें यार मेरा ये इसका देखो पहले भी केस किया तो वो रिजेक्ट हो गया, तो आप उसमें सीनियर टीम्स को सीसी में रखें और उस केस को क्लोज ना होने दें। अमेज़न क्या करता है, जब अमेज़न एक रिप्लाई कर देता है ना, किसी भी केस के 3 स्टेट्स होती हैं, शायद आपको बताया हो, आंसर्ड, पेंडिंग आंसर बाय अमेज़न, नीड अटेंशन बाय यू, ये 3 होते हैं। पहला होता है कि आंसर, आंसर का मतलब है कि जी अमेज़न ने उसका आंसर कर दिया है। दूसरा है पेंडिंग आंसर पे अमेज़न, मतलब कि आपने अमेज़न से कोई क्वेश्चन किया, अभी आप वेट कर रहे हैं अमेज़न के आंसर। तीसरा होता है नीड अटेंशन, कि अमेज़न आपसे कोई चीज़ रिक्वायर कर रहा है। पेंडिंग अगर केस होगा अमेज़न का रिप्लाई जब तक नहीं आएगा तो वो केस क्लोज नहीं होगा। जब तक अमेज़न हमसे कोई चीज़ मांग रहे हम नहीं देंगे। कल को अमेज़न ने हमसे इनवॉइस मांग ली, लिख रहा है जी नीड अटेंशन, कि जब तक आप इनवॉइस नहीं दोगे केस आगे नहीं चलेगा। जब तक हम इनवॉइस नहीं देंगे वो केस क्लोज नहीं होगा। हाँ, अगर वो आंसर्ड हो जाता है और हम उसको 3 दिन आंसर नहीं करते, कुछ केसेस में 2 दिन, तो वो केस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि हमने उस केस को क्लोज नहीं होने देना। नहीं आंसर हुआ, हमें सोल्यूशन नहीं मिला, हमने एक और अप्लाई कर दिया कि यार आई हैवंट गॉट एनी सोल्यूशन, आई हैव ऑलरेडी अटैच्ड द इनवॉइस, प्लीज रिवर्स मी, मेरा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। तो होगा क्या, उनका भी एक सिस्टम है ना अमेज़न का भी, वो भी चाहते हैं कि यार हमारा केस जल्दी से जल्दी जो है वो सॉल्व हो जाए। कोई ऐसा केस जो लिंगर ऑन होगा जिसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो वो उनकी टीम लीड के सिस्टम में जाएगा, इन्हें यार ये इतना लंबा केस क्यों जा रहा है, इसका जल्दी से सोल्यूशन करो। तो वो इस तरह ना आप आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को इस तरह सोल्यूशन करवा रहे हो कि आप शुरू में लिखते हैं डियर इंटरनल टीम, डियर इन्वेस्टमेंट टीम, और उसके सीसीज में आप मल्टीपल ईमेल्स रखें और उसको क्लोज ना होने दें, बस आपको रिइंबर्समेंट हो जाएगी। इस तरह की टिप्स होती हैं, इस तरह आप कम्युनिकेशन मैनेज करते हैं। और अमेज़न से जो केस करना है ना, उसमें कोई लंबी कहानियाँ नहीं है, हेलो हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग गुड, नहीं, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस। आपने लिखा हेलो, आई एम फेसिंग द इशू, ये इशू है, प्लीज रिजॉल्व, बस वन लाइनर, ज़्यादा जल्दी आपको सोल्यूशन मिलेगा। ज़्यादा लंबी कहानी जी जी सर, मेरे क्वेश्चन जहन में आ रहा था कि सर अगर एक दफ़ा केस क्लोज हो जाए, लेट सपोज आप उसको रिप्लाई ना दे सके, 2-3 दिन उसमें टाइम था, तो दोबारा ओपन कर सकते हैं उनके साथ। आपको फिर नया केस ओपन करना पड़ेगा, फिर नई कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, नए चीज़ें से मसला बताना पड़ेगा उन्हें, तो वो सारा टाइम। आप यूँ कर सकते हैं, केस का रेफरेंस दे सकते हैं, पुराने केस है तो क्लोज हो गया,
आपको यार ये पुराना केस था, उसमें देखो यहाँ तक बात पहुंची हुई थी, लेकिन आगे मैं किसी रीजन की वजह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया। लेकिन नया केस बनेगा ना, तो आप यूँ करें कि आप पुराने केस को ही ना कोशिश करें कि एक्टिव रखें। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो कोई और क्वेश्चन? नासिर, आपको आवाज आ रही है? आई गेस नासिर जो है वो नहीं है, तो क्वेश्चंस करें आप प्लीज, नहीं तो फिर हम क्लोज कर देते हैं आज का सेशन। सर ये ज़्यादा अकाउंट सॉरी केस ओपन करने से हमारे अकाउंट की हेल्थ पे असर पड़ता है या नहीं? नहीं, हाँ, एक चीज पे असर पड़ेगा कि सिंगल इशू के लिए मल्टीपल केसेस। अगर आप सिंगल इशू के लिए मल्टीपल केसेस करेंगे तो अमेज़न सारे केसेस को मर्ज कर देगा एक में ही, फिर आपको सॉल्यूशन मुश्किल है। अदरवाइज आप जो है वो केसेस कर सकते हैं जितने चाहें, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि जब आपको जरूरत हो तभी आप केस करें, वैसे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? जी जी सर। तो ठीक है, आप क्वेश्चंस करें। आपको भी मैं किसी प्रोडक्ट किसी मतलब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर चले मैं आपको बिजनेस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है, जहाँ पे हमें लाइफ टाइम डाटा अपना सेल्स का शो हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि वो ग्राफ बन रहा होता है कि यार नीचे टाइम चल रहा होता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में रेवेन्यू चल रहा होता है कि किस तरह आपका रेवेन्यू ऊपर नीचे जा रहा है। और नीचे कुछ ना अमेज़न हमें रिपोर्ट्स देता है, और वो बड़ी पावरफुल रिपोर्ट्स होती है, बिजनेस रिपोर्ट्स। उसमें अमेज़न हमें बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट की आपके पेज व्यूज कितने, उसके सेशंस कितने हैं, उसकी बाय बॉक्स परसेंटेज कितनी है और उसकी सेल कितनी है। इन चार चीज़ों से ही आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। एक तो करता है उसके आपको पेज व्यूज आ गए, यदि आपकी एक प्रोडक्ट है वो 12,000 बंदों को शो हुई है, उसमें से सेशन 2,000 हुए, मतलब कि 2,000 बंदे आपकी प्रोडक्ट पे आए हैं और आपने 50% बाय बॉक्स विन किया और आपने सेलें की हैं 100। अभी आप कहते हैं कि यार अगर मैंने अगर 200 सेलें करनी है तो मैं क्या करूँ? आप उसी तरह रिलेटिवली कैलकुलेट करेंगे कि यार मुझे इतना अपना बाय बॉक्स परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी। बाय बॉक्स परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्राइसिंग थोड़ी ऐसी करूँगा फिर ताकि मेरे पेज भी ज़्यादा हो, मेरी सेलें ज़्यादा हों। या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके पेज व्यूज बहुत हैं और ऑर्डर्स कम हैं, या आप उसको प्रेफर करेंगे या यार जिसपे कम लोग आ रहे हैं और ज़्यादा खरीद रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट है। तो बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में भी ना आप पढ़िएगा थोड़ा सा, सेलर फॉरम्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। विजिबल हुई तो बताइएगा। जी सर, विजिबल है। ये देखें, ये फॉरम्स आए। अभी आपको अगर कोई जर्नल क्वेश्चन है, एंटी ट्रस्ट इश्यूज, हाउ वन टू सेल डॉग्स ऑफ अमेज़न क्या है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई लिस्टिंग डिलीट हो जाती है ना, कोई फर्ज करें कोई ऐसी प्रोडक्ट है एशियन डिलीट हो गया तो अमेज़न उसकी जगह एक डॉग दिखा, और वो डॉग उनके एम्प्लॉयज़ का होता है। अमेज़न अपने वर्क प्लेस पे अपने एम्प्लॉयज़ को कहता है कि अपने पेट्स के लिए आओ। अपने पेट उन्होंने उनके पेट्स के लिए एक स्पेशल जगह रखी है। अब ये देखिए लिखेंगे पेट्स ऑफ अमेज़न हो गए।
लोगों को कहते हैं, तो फिर वही डॉग्स की तस्वीर देख के ना तो अमेज़न उधर रीड लिस्टिंग में डाल देते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे हर चीज़ के बारे में देख लेंगे, CSPU, प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं, फिर जो होते हैं लोग आंसर करते हैं। तो ये ओपन सोर्स है, आप कर सकते हैं, आप इधर कोई सर्च भी कर सकते हैं किसी भी मार्केट प्लेस के लिए। फिर आप इधर अगर कोई आपको इशू आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये फॉरम्स के लिंक आ गए हैं। वी हैव रिसीव योर सबमिशन डू नॉट, मतलब कि उसने कहा कि जी मुझे अमेज़न ने ये रिप्लाई भेजा कि आपने जो भेजा है, लेकिन वो अमेज़न ने कहा कि जी नॉट एनफ, तो इन तीन क्वेश्चन की मुझे ज़रा डिटेल ज़्यादा दो। तो फिर लोगों ने कहा कि जी वो जो रिजेक्टेड इनिशियल सस्पेंशन, तो उसमें ये रिजेक्टेड भेजा है अपना। तो लोग इधर अपने मतलब एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि यार आप ये लिख के भेजो, आप ये लिख के भेजो। तो ये तो मतलब कि आपको ना ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बस सर्च होनी चाहिए, आपको आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इसका ऑनलाइन सर्च करें इन चीज़ों को और अपने आप को अपडेट रखें। अमेज़न हर वक्त चेंज हो रहा है। आप अगर एक बार चीज़ देख लेंगे, मुमकिन है 6 महीने के बाद आप आउट ऑफ डेट हों, आउटडेटेड हों। तो आपने रीडिंग की स्किप पढ़ने की स्किप थोड़ी सी आप अपनी हैबिट में, तो अगर आप अमेज़न करूँ ना, मतलब कि मैं आपको अपना माइंड तो मैं कहता हूँ कि मेरे से ज़्यादा किसी को ना पता हो। मैं तो आप भी अपने अंदर ये रखें यार, मेरे से ज़्यादा किसी को ना पता होगा। तो पहला स्टेप तो यहीं से हल हो जाएगा कि जब आपका माइंडसेट बन जाएगा कि यार हर चीज़ मुझे पता हो, फिर उसी तरह आप अपना नॉलेज अपडेट देंगे कि जब आपको पता होगा और आप उसको मैप कर रहे होंगे चीज़ों पे, यार अच्छा, फिर आपको जब सॉल्यूशन मिलेंगे तो फिर आपको एक फुलफिलमेंट मिलेगी। तो अपना एक मिशन रखेंगे, आपने अमेज़न गुरु बनना है। और टिप्स मैंने आपको बता दी हैं, ये वीडियो आप दोबारा देखिएगा कि अमेज़न अकाउंट मैनेजमेंट एक अच्छा ये क्या करेगा। क्योंकि मैंने आपको 3-4 स्टेप बताए थे कि पहले आपके साथ ही वो ऑर्डर देखेगा, फिर वो रिसीव इन्वेंटरी देखेगा, फिर वो प्राइसिंग देखेगा, जो भी करना है सॉरी, तो वो वाले स्टेप्स हैं। आप तो उसके बेस पे आप 0% एक्सपीरियंस के आप वर्क पे आपको जॉब मिल सकती है। मतलब कि वो बातें हैं जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, लोग वैसे ही ये बने हैं। तो अमेज़न अकाउंट की आपको पॉलिसीज पता होनी चाहिए और बस गुरु हो आपके, आपको पता ना हो कि कोई बंदा के यार मैं परफ्यूम बेचना चाह रहा हूँ, आप यार वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसके लिए ये रिक्वायरमेंट। यार कोई कोई बंदा कि यार मैं इलेक्ट्रॉनिक में ना इंटरनेट केबल बेचना चाह रहा हूँ, आपने यार उसकी 15% रेफरल फी है, लेकिन आप टेलीफोन केबल बेचें उसकी 7% है, प्रोडक्ट सेम है लेकिन उसकी 7% फीस है। तो आपको उस लेवल पे ना नॉलेज होनी चाहिए। और वो कब होगी कि जब आप अपने आप से ये देंगे कि यार मैं मुझे आए, तो आप अपने आप से ऐड करेंगे। और मेरा फ़ोन नंबर है आपके पास, मैं ग्रुप में हूँ। अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछें, अनलिमिटेड क्वेश्चन। मैं मतलब बड़ा हैप्पी हूँगा आपको अनब्लॉक करने में और चीज़ों ऑथेंटिक नॉलेज देने में। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप एक लर्निंग, अभी हमने सिर्फ आपको कंटेंट दिया, तो मेन आपकी लर्निंग एटीट्यूड होगा कि आप उन चीज़ों को मैप करें, अपने माइंड में रखें और बस उसको यूटिलाइज करें और चीज़ों के साथ आप जो है वो एक्सेल कर सकते हैं अमेज़न अकाउंट मैनेजमेंट के स्पेसिफिकली। और ये एक ऐसी चीज़ है कि बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, इस पर सैलरीज भी बेहतर होती है क्योंकि यहाँ से पूरा बिजनेस कंट्रोल हो रहा होता है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी है। 4-5 टैब्स हैं, पहला कैटलॉग का जहाँ पे लिस्टिंग करते हैं, दूसरा इन्वेंट्री का जहाँ से इन्वेंट्री देख रहे होते हैं, प्राइसिंग कर रहे होते हैं, तीसरा प्राइसिंग का
जहाँ से आप प्राइसिंग ऑटोमेट करते हैं। चौथा ऑर्डर्स का, जहाँ पे लाइफ टाइम आप ऑर्डर्स देख रहे होते हैं। तो पाँचवा रिपोर्ट्स का, जहाँ से आप अपनी रिपोर्ट्स देखते हैं, फुलफिलमेंट रिपोर्ट, ऑर्डर रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट्स। और एक है परफॉर्मेंस का, जहाँ से आप अपने अकाउंट की परफॉर्मेंस देखते हैं, आप अपने फीडबैक देखते हैं और वॉइस ऑफ कस्टमर देखते हैं। बस और कोई अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट है ही गोल से। तो ये 5 चीज़ें हैं बस। फिर बाकी आपका एक्सपीरियंस है कि आप प्राइसिंग करेंगे, डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे, आप सीखेंगे कि यार कंपेटिटर्स का क्या बिहेवियर होता है, मुझे कैसे करना है, मैंने किस प्रोडक्ट पे एग्रेसिव जाना है, किस प्रोडक्ट पे नहीं एग्रेसिव जाना। अभी कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपके टॉप 5 प्रोडक्ट्स होंगे, आप उसको कहेंगे मैं एग्रेसिव जाऊँगा यार, क्योंकि मैं किसी और को बेचने नहीं दूँगा। और नीचे की प्रोडक्ट्स होंगे उसपे आप थोड़े लीनियंट होंगे। इस तरह ना थोड़ा आपका माइंडसेट बनेगा। उससे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, कौन सी क्या चीज़ है। सेलर बायर कम्युनिकेशन है तो उसकी क्या पॉलिसी है, ऑर्डर फुलफिलमेंट है उसकी क्या पॉलिसी है, रिटर्न की है उसकी क्या पॉलिसी है, शिपमेंट प्रिपरेशन की क्या पॉलिसी है। मतलब कि आप एक शिपमेंट प्रिपेयर करके अमेजोन पे भेज रहे हैं तो वो आप ऐसे नहीं उठा के भेज देंगे, वो आप एक डब्बा एक ऐसा होना चाहिए, लेबल इधर ऐसा लगे, डब्बा कैसा होना चाहिए, कार्टन कैसा होना चाहिए, तो ये पूरी आपको पता होनी चाहिए। तो रिसोर्सेज अवेलेबल हमने आपको इनेबल कर दिया, आपको हमने चीज़ें बता दी। तो नाउ दिस इज़ योर टाइम। तो कल हम जो है वो करेंगे, क्या कहते हैं, रिवीजन करेंगे। और मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आप क्वेश्चंस करेंगे। आज का तो लीड ही मैंने किया ना, कल का आप लोग लीड करेंगे। आप आज जाएं, वीकेंड है, अपने क्वेश्चंस नोट करें, मुश्किल क्वेश्चन जो भी कंफ्यूजन है आप बैठें और आप सोचें कि यार क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। आप फॉरम्स पे जाएं, फॉरम्स को रीड करें और हर बंदा कम से कम 5 क्वेश्चन के साथ आए। तो कल मैं सिर्फ क्वेश्चन को आंसर करूँगा। तो अगला जो सेशन होंगे उसमें हम कैरियर के बारे में बात करेंगे, तो उसकी मोटिवेशन क्लोज करेंगे अपने सेशन को। क्योंकि फिर कन्वर्ट भी होना है ना आपने, सिर्फ सेशन लेके नहीं, फिर आप अपने फ्यूचर प्लान्स बनाएं। अभी अगला वीक है, आप अपने प्लान्स बनाएं कि यार मैं कैसे करूँगा। आप अप्लाई करना है कि अप्लाई करें, अपवर्क पे आईडी बनाएं, चीज़ें डालें, जितनी आगे पास चीज़ें आपको नॉलेज है वो आप चीज़ें मुझे मैंशन करें। तो इस तरह करके ना अभी आप बस स्टार्ट करें। आप, मैं ये इंश्योर करूँगा आपके पास बहुत नॉलेज है। ये बातों वाला ही नॉलेज आप अगर उसको मैप कर लें तो यू आर, मतलब कि गोरों को इतना नॉलेज नहीं होता, गोरे तो आउटसोर्स करते हैं। वो कहते हैं ठीक है यार मैं क्लियर कर लूँगा पाकिस्तान से। तो आप मल्टीपल चीज़ें आप देखें, आप क्लाइंट्स मिलें अपने, आप उनके साथ चैट करें। आप जब उनको अपना नॉलेज बताएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको हायर कर लें। अगर आपको पहला ऑर्डर नहीं मिल रहा तो आप प्रॉक्सी मार्केटिंग कर लें। आप कोई चीज़ रखें छोटी सी $400-500 की, आप अपने किसी आउट स्टेशन दोस्त को बोलें कि यार मेरी इस चीज़ को तुम खरीदो, 500 का मेरे ऑर्डर करो। आप उसको 500 बार दे दें और ऑर्डर, फिर वो आपको पॉजिटिव फीडबैक दे दें। तो काम शुरू करें, काम आपने शुरू करना, हमने आपको इनेबल करना था, आपको चीज़ें सिखानी, अनब्लॉक करना। अभी मतलब दिस इज योर टाइम, आपने रिस्पॉन्ड करना, आप प्लान्स बनाएं। नेक्स्ट वीक में आप प्लान्स के साथ आएँ, हम आपके, मैं गाइड करूँगा आपको कि यार क्या चीज़ क्या होना चाहिए। लेकिन प्लान्स आप बनाएं अपनी ग्रोथ के, अपने कैरियर के, कैसे आप इसको रैशनलाइज करें। तो अभी क्वेश्चंस करें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो कल मैं टॉलरेट नहीं होगा कि आपके क्वेश्चंस ना हो। आपने क्वेश्चंस करने हैं, कल हर बंदा 5-5 क्वेश्चन लेके आए। मतलब कि एक डोमेन का एक क्वेश्चन किया है तो 4 क्वेश्चन आ गए। कि बड़ा सीधी सा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर अगर कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही फिर क्या करें। लेकिन क्वेश्चन के साथ तो आए ना, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक का क्वेश्चन है 30 बंदों का फायदा होता है। तो आप क्वेश्चन करें फिर हमें एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बात की अकाउंट हेल्थ की,
इसमें जो हम चेक करते हैं पेज व्यूज़ और सेशंस वगैरह। तो जैसे पीर एडवर्टाइजिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या हम भी कर सकते हैं जैसे अपने पेज का लिंक देकर अपनी लिस्टिंग का लिंक देकर व्यू बढ़ाने के लिए, या जिस टाइम हम बाय बॉक्स में हैं तब कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम की जा सकती है और कुछ केसेस में हम करते भी हैं। लेकिन उसी केस में जब हम अश्योर होते हैं कि बाय बॉक्स हमारे पास, क्योंकि बाय बॉक्स अगर किसी दूसरे के पास चला जाए तो दूसरे को फ़ायदा हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं लेकिन बड़ी कम ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि हम तो ऑलरेडी ब्रांड के प्रोडक्ट बेचते हैं। हाँ, कुछ केसेस में अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो ब्लॉक है, नहीं बिक रही, तो हम उसको बिल्कुल कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट अमेज़न पे, कैंपेन हम लगा देते हैं, लेकिन होलसेल में प्रेफर नहीं की जाती। शाज़ो नाज़र हम कभी कर देते हैं, साल में एक आध दफ़ा, इन्वेंट्री को फ्लश करने के लिए। ओके। अभी इन्वेंट्री को फ्लश करने का भी एक तरीका बता देता हूँ मैं ना। हम क्या करते हैं, हमारा क्या माइंडसेट होता है, अभी माइंडसेट की बात है। हमारा क्या माइंडसेट होता है कि हमारी एक प्रोडक्ट फंस गई $2 के लॉस में ना, हम कहते हैं यार लॉस है, $2 का लॉस है, नहीं बेचनी, उसको हम 6 महीने फंसा ही रखते हैं। असल में हम क्या फंसा के रखते हैं, मुमकिन है उसकी कॉस्ट प्राइस है $20, तो हमने असल में वो $20 फंसाए होते हैं। हम अच्छी अप्रोच क्या, एक बिगर एंटरप्रेन्योरियल की क्या अप्रोच है, वो कहेगा यार ठीक है, मेरे 100 यूनिट फंसे हुए हैं $20 के, ये $200 बनता है, $2 का लॉस है पर यूनिट, तो मेरा ये $20 का लॉस है। मैं क्या करूँगा, मैं $20 का लॉस करके 180 रिकवर करूँगा। उस 180 से मैं कोई नई प्रोडक्ट लाऊंगा और मैं उससे $24 कमा लूँगा, मैं पुराने 20 की रिकवर कर लूँगा। ये मतलब अप्रोच होनी चाहिए ये, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए यार $3 का लॉस है बस बेचे ही ना यार। एक बिगर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, आपने उस $3 के लॉस के पीछे प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस के लॉस फंसाया हुआ है। आप उसको, आप $3 का लॉस करें, आप उसको रिकवर करें अपनी प्रोडक्ट की बाकी जो कॉस्ट है, और उससे आप किसी बेटर प्रोडक्ट पे जाएं और पुराना भी लॉस रिकवर करने की कोशिश करें। इस तरह ना आप डिसीजंस लें ब्लॉक इन्वेंट्री, इस तरह फ्लश करें। मतलब ये एक बोल्ड थिंकिंग होनी चाहिए हमारी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया ना ये पॉइंट? जी जी सर। ठीक है, तो क्वेश्चन है जी समझ। सर नॉर्मली इसको कितना वेट करेंगे, एक साल तक आप उसकी इन्वेंट्री को वेट करते हैं, 6 महीने 9 महीने तक? नहीं, 3 अच्छी जो ई कॉमर्स का रूल है वो 3 मंथ्स है, 90 डेज का। आपकी 90 डेज में इन्वेंट्री जो है वो मतलब चेंज हो जानी चाहिए और वो मतलब रिवॉल्व होनी चाहिए। तो 90 डेज के अंदर हमारी प्रायोरिटी होती है, अदरवाइज हम चाहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर 1 साल से पहले पहले खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि 1 साल क्यों कंप्लीट होगा, अमेजोन लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस डाल देगा। जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस है ना वो कोई 20 टाइम्स होती है। अगर एक आइटम का आपको 20 सेंट पड़ता है तो वो अमेजोन आपसे $2 ले लेगा साल के बाद, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस। तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि 3 महीने के अंदर अंदर भेज देंगे। अगर बहुत कोई इशू आ गया तो 1 साल से पहले पहले आप लॉस करके बताएं। इसमें सर ये चीज़ भी तो होगी ना, या मेजर चीज़ ज़्यादा ये करती होगी ना कि 3 महीने से ज़्यादा जब हो गया तो फिर वो उसकी जो स्टोरेज फीस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारा जो वहाँ से प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलरेडी कम बढ़ जाता है। इसके अंदर काफी कुछ है। आपको 3 महीने की स्टोरेज फीस पड़ गई, आपने मतलब कि माल पैसे देकर खाया हुआ था, पैसा आपका स्टक है, माल आपका बिक नहीं रहा, तो आपका जो इन्वेंट्री साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया, आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गया। तो 3 मंथ्स का ना एक सेट रूल है, 90 डेज के अंदर अंदर आपने ना इन्वेंट्री जो है फ्लश करनी है, अदरवाइज चीजें जो होती हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती अगर 3 महीने से ज़्यादा यदि जब नहीं होता तो फिर उसके बाद आप उस पर कोई कंप्लेन वगैरह भी लॉन्च करते हैं? है। सिंपल पहली प्रायोरिटी जो होती है, हम जो प्राइस हम कम करें, कि प्राइस कम करें बिकें।
जो कंपेन होती है वो हमारी लास्ट एक चीज़ होती है कि इसमें सर आप क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं? कैंपेन वगैरह करते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या अपनी नहीं वेबसाइट? नहीं हम कुछ भी नहीं करते, हम कंपेन भी नहीं करते। 4 साल में हमने 4 दफ़ा भी कंपेन नहीं रन की होगी। प्रोडक्ट वो हमारी फंसी होती है मार्जिन्स की वजह से कि जो उसकी सेलिंग प्राइस है ना उस पे हमें लॉस है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको मतलब कि फंसने का मतलब ये होता है कि हम उसको सेलिंग प्राइस पे नहीं बेच पा रहे हैं, हमें लॉस, तो हम उसकी प्राइस कम कर देते हैं। 80% केसेस में तो प्राइस कम करने पे बिक जाता है। अगर कुछ केसेस में प्राइस कम करने पे नहीं बिकेगा तो फिर हम अ, सिर्फ पीपीसी को कंसीडर करेंगे अगर करना ही है ऑन अमेज़न। एफिलिएट मार्केटिंग, प्रॉक्सी मार्केटिंग, मैनी चैट फ्लोज, ये जितने भी इनऑर्गेनिक वेज हैं ये ब्रांड होलसेल पे नहीं होते। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर, अभी तक तो क्लियर है। तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के तो फिर हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। आज का कंटेंट का हमारा लास्ट सेशन था, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कल क्वेश्चन आने चाहिए। कल सिर्फ हम 2 घंटे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन का ढेर हो जाना चाहिए और हर बंदा मिनिमम 5 क्वेश्चन लाए और जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं उन चीज़ों को क्लियर करें। दिस इज द पॉइंट कि आपने कल को मतलब एक्सेल करना है तो आप अपनी जो जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं वो आप क्लियर करें। कल आपने क्वेश्चन देख के आना है मिनिमम 5 हर बंदा। ठीक है, ओके चलो चलें, थैंक यू वेरी मच। हम आपके सेशन क्लोज करते हैं।